न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। वेलोसिटी चेंज होने के दो रीजन हो सकते हैं। मोशन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, चाहे तो उसको कहीं पे लिख लेना। एक अगर एक्शन है तो दूसरा रिएक्शन हो जाएगा। मैंने कहा हाँ भैया ये फोर्स होता था। हम लोग एक पॉइंट मास पकड़ेंगे, ब्लॉक पकड़ेंगे, तो छत अगर कमजोर होती है तो नीचे गिर जाती है। तो फ्री बॉडी डायग्राम टूटी 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 टूटी, तो जाहिर सी बात है इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। दोनों बॉडी के एक्सेलरेशन को बराबर कर दो। जिन जिन बातों में मैंने फोकस किया उन बातों पर विशेष ध्यान दे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो भैया माइंड मैप सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो आज हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। और जैसा कि आप सब लोग जानते हो, छोटा मोटा चैप्टर नहीं है बेटा, अच्छा खासा चैप्टर है, अच्छा खासा टाइम खाता है। और फ्रिक्शन वाला जो चैप्टर है उसके लिए सेपरेट रहेगा। यहां पर इस वाले जो हमारा 1 से 1.5 घंटे का सेशन है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस 1 से 1.5 घंटे के सेशन में मैं आपका पूरा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन काम के जितने पॉइंट्स है सारे पॉइंट मैं यहाँ पे आपके रिवाइज करा दूं। तो चलो भी शुरू करते हैं बिना किसी वक्त को जाया किए। हम शुरुआत करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, इसका नाम था काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में आप लोगों ने सारी कहानी पढ़ी थी। बस एक चीज जो आप लोगों ने काइनेमेटिक्स में मिस की थी वो थी एक्सेलरेशन की वजह। आपने सारे क्वेश्चन उठा के काइनेमेटिक्स से देख लीजिएगा, वहां पे आपको दिखाई देगा कि भाई साहब पार्टिकल का एक्सेलरेशन वहां पे गिवन होगा, लेकिन पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन क्यों आया है उसकी वजह वहां पे गिवन नहीं होगी। तो बेसिकली उसकी जो वजह होती है वो हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में, जिसका नाम क्या है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। और जैसे कि आई होप आप सब लोग जानते ही होंगे, मैं थोड़ा अभी यहां से थोड़ा पूरा का पूरा एनएलएम पढ़ेंगे भैया आज तो 2 डेज गोल में, ठीक है, पूरा एनएलएम हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे कि जो है आई होप अब तक आप लोगों ने अपने मेन क्लासेस में ये चीज पढ़ ली होगी। क्या 9th क्लास में भी आप लोग पढ़ लेते हो कि सर किसी पार्टिकल के पास अगर एक्सेलरेशन ए है तो इसकी जो वजह होती है वो होती है उस पर लगने वाले फोर्सेस। जैसे कि पहला नाम आया फोर्सेस, क्या होता है फोर्सेस, मैं जल्दी सारे क्विक रिवीजन आपको करा देता हूं। फोर्स मतलब वी कैन से इट इज ए पुल, आइदर पुल और पुश, ठीक है सर। 4 फंडामेंटल नेचर है फोर्सेस के, जिसको हम लोगों ने बोला था 4 टर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके अंदर mg g m1 m2 by r स्क्वायर वाले टर्म्स आते हैं। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर टेंशन, नॉर्मल और जो है फ्रिक्शन, ये सारे फोर्सेस जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे फोर्सेस जो है हम लोगों ने दूसरे टर्म के अंदर रखे थे, जो सब आपकी क्लास नोट्स में लिखे हुए होंगे ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से। और तीसरा मैं भी लिख दूंगा यहां पर बाद में नोट्स में। और तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फंडामेंटल फोर्स थे जो हम लोगों ने पढ़े थे। हमारे 11th क्लास में जो हमको पढ़ने हैं बेटा, जिस पर हमारा मेन फोकस है, वो हमारा मेन फोकस है केवल और केवल ये जो फोर्सेस है, इसका नाम है mg, नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन और स्प्रिंग फोर्स। हमें बस ये वाले फोर्सेस पढ़ने हैं 11th क्लास में। और यहीं पर एक बीच में एक फोर्स और आता है जिसका नाम है सूडो फोर्स। इन्हीं चैप्टर्स को मिला के पहले आप साइकोलॉजी समझो कि भाई साहब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हमको पढ़ना क्या है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, बेसिकली न्यूटन ने कुछ लॉ दिए थे, उस लॉ को पढ़ने से पहले एक बार आपको देखना पड़ेगा कि फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या होता है, फोर्स के बारे में हल्की सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी। उसके बाद फिर हम चलेंगे न्यूटन लॉ के मोशन पे। तो जैसे कि पहले मैंने नाम लिया यहां पर सबसे पहले कि जो 11th क्लास में वो फोर्सेस पढ़ने हैं वो कौन कौन से फोर्सेस हैं। सबसे पहले mg फोर्सेस, ठीक है भाई साहब। 9th क्लास में भी आप लोग पढ़ते हो कि अगर किसी बॉडी का मास m है तो अर्थ क्या करती है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, पुल करती है, ठीक। तो वो जो फोर्स लगता है g m1 m2 by r स्क्वायर, g m1 m2 by r स्क्वायर, वो ही एक तरह से जो है मॉडिफाइड वर्जन, उसको अगर आप मैथमेटिकली ठीक से लिखें तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं भाई साहब, mg, ग्रेविटेशनल वाला फोर्स। उसके बाद फिर हम लोग एक पढ़ते थे फोर्स का नाम था टेंशन फोर्स। अगर रस्सी है, सपोज मैं तेरे हाथ में रस्सी दे दूं, एक रस्सी मैं पकड़ लूं, मैं तुझे पकड़ के खींचूं, तो जाहिर सी बात है तू नोटिस करेगा कि तू मेरी तरफ खींचा चलाएगा। मेरी तरफ खींचा चलाएगा, उसकी जो वजह है वो रस्सी है। क्यों, तू रस्सी छोड़ दे तो मेरी तरफ नहीं आ पाएगा। तू रस्सी पकड़, मैं रस्सी पकड़ूं, मैं ऐसे पकड़ के ऐसे खींचूं, मैं अगर तुझे खींच रहा हूं बेसिकली, तो आई होप तुझे फील आ रही होगी कि रस्सी तेरे को पकड़ के खींच रही है, क्योंकि मैं तो तुझसे दूर हूं, ठीक है भाई साहब। ये वाला जो रस्सी के द्वारा जो लगाया गया फोर्स होता है उसको बोलेंगे रस्सी के द्वारा लगाया गया फोर्स, विच इज टेंशन फोर्स। इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिर एक फोर्स देखा हमने नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स का मतलब हो गया छुअन छुआई वाला फोर्स। छुअन छुआई मतलब जब भी कभी दो बॉडी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होंगी तो भाई साहब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की डायरेक्शन कैसे होती है और टेंशन फोर्स की डायरेक्शन कैसे होती है वो अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर एक फोर्स आता है फ्रिक्शन फोर्स, जिसको हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में उनका नेक्स्ट चैप्टर में। और इसी बीच में एक आता है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग आई होप आपको पता होगा आइडियल स्प्रिंग का मतलब क्या होता है। आइडियल स्प्रिंग का मतलब मासलेस स्प्रिंग। स्प्रिंग को आप लोग अगर ऐसे पकड़ के खींचोगे तो आप ये स्प्रिंग का एक कोना मैं यहां फिक्स कर दूं, दूसरे कोने को पकड़ के अगर मैं ऐसा खींचूं तो आई होप आपको फील आ रही होगी कि स्प्रिंग आपके हाथ को अंदर की तरफ खींचता है। बिल्कुल उसी प्रकार मैं अगर स्प्रिंग को ऐसे दबा दूं तो स्प्रिंग आपके हाथ पे बाहर की तरफ फोर्स लगाता है। ये जो स्प्रिंग ने फोर्स लगाया इसको हम लोग बोल देते हैं भाई या स्प्रिंग वाला फोर्स। उसी प्रकार एक फोर्स और आता है जिसका नाम है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स लगाने की हमारी कुछ मजबूरियां थी, क्यों हमें लगाना पड़ा वो सब आपको पता चलेगा इस चैप्टर में जब मैं सूडो फोर्स डिस्कस करूंगा। तो इन फोर्सेस से पहले, ये फोर्सेस के बारे में हल्का फुल्का आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया। चैप्टर में हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं कि न्यूटन्स के लॉ, कौन से वो न्यूटन्स के लॉ है। तो भाई न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे यहां पर। पहला लॉ,
पहला लॉ बेसिकली होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले टर्म आता है इनर्शिया। क्या होता है इनर्शिया? कि सर अगर कोई एक बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहना चाहेगी, और कोई बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन मोशन में ट्रेवल कर रही है तो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन मोशन में ट्रेवल करती रहना चाहेगी। चाहत की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इनर्शिया। तो बेसिकली जो फर्स्ट लॉ होता है वो बेसिकली उसकी डेफिनेशन भी इनर्शिया की डेफिनेशन से ही मिलती जुलती होती है। तो अगर मैं फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन बोलूं कि व्हाट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ, तुम बोलोगे सर कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है, कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहना चाहेगी, और कोई बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही मूव करती रहना चाहेगी। कब तक? जब तक कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मैं बोलूं भाई साहब देख पेन यहां पर है, जब तक ये पेन यहां पर है तो भैया यहीं पर है, अगर जब तक मैं इस पर कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक ये अपना स्टेट चेंज करने वाला नहीं है। बिल्कुल उसी प्रकार आप ये भी बोल सकते हो कि सर कोई बॉडी अगर सपोज v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है आगे की तरफ, कोई मास m है v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो भाई साहब ये चाहेंगे कि हमेशा v वेलोसिटी के साथ ही मूव करते रहें। ठीक, तो ये चाहेंगे कि ये जो है v वेलोसिटी के साथ ही मूव करते चले। अब सपोज एग्जांपल के तौर पे इनकी वेलोसिटी सपोज चेंज हो गई। वेलोसिटी चेंज होने के दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया हो, दूसरा रीजन या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई हो। किसी भी कारण बस सपोज मैं ऐसा बोले एक ब्लॉक है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया या डायरेक्शन चेंज हो गई, ये दोनों चेंज हो गए, तो भाई साहब सीधी सी बात है भाई, वेलोसिटी बदली तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है। ये हमने कहां पढ़ा था? ये हम लोगों ने कहां पढ़ा था? ये हम लोगों ने पढ़ा था काइनेमेटिक्स में, कि अगर वेलोसिटी बदली तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है। उस एक्सेलरेशन की वजह क्या है ये हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में। बात समझ में आ रही है? तो दैट मींस हम यहां पर एक चीज बोल सकते हैं कि सर अगर सपोज इस मास की वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो इसका मतलब इसका मोमेंटम बदल गया, और अगर इसका मोमेंटम बदल गया तो जाहिर सी बात है इस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा। तो बेसिकली न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो यही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एफ नेट इक्वल टू एफ नेट एक्सटर्नल बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp by dt। मेक श्योर कि f इक्वल टू एमओ को आप सेकंड लो ना बोले बेटा, f इक्वल टू एम नॉट अ सेकंड लो। कुछ स्कूल में अगर आपके इस तरह के सवाल आए तो वहां पे गलती ना करें। सेकंड लो का स्टेटमेंट यही होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किस रेट से आपका मोमेंटम चेंज हो रहा है, दैट इज इक्वल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी या एक्टिंग ऑन द सिस्टम। अगर आप सिस्टम के बारे में बात कर रहे हो तो आप सिस्टम, मैंने कहा ठीक है भाई। अब मोमेंटम क्या होता है भैया? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो आप लिख दोगे m इंटू वी बाई डी टी। मैंने कहा ठीक है भैया, ये आपका आ गया एफ नेट एक्सटर्नल। मैं यहाँ पे पूरा टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं। आप बोलोगे सर ये एफ नेट क्यों लिख रहे हो? मैंने कहा एफ नेट इसलिए लिख रहा हूं, हो सकता है बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हो सकता है कि एमजी भी लग रहा हो, नॉर्मल भी लग रहा हो, टेंशन भी लग रहा हो, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हो। और सर एक्सटर्नल क्यों लिख रहे हो? मैंने कहा क्योंकि एक्सटर्नल हो सकता है कि इंटरनल फोर्सेस भी हो। इस बात का हमें ध्यान देना है कि इस स्टेटमेंट में यहाँ जो एफ नेट है मेरे भाई वो एक्सटर्नल फोर्स है ना कि इंटरनल फोर्स है। मैंने कहा ठीक है भाई, मोमेंटम की जगह मास इंटू वेलोसिटी मैंने लिख दिया, और जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो आप लिखोगे सर ये ए इंटू बी का डिफरेंशिएशन होता है पहला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, यहां तक हमारा सेकंड लॉ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि इफ सिस्टम का जो मास है वो कांस्टेंट है, अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि मास कांस्टेंट है तो मैंने इसका कुछ एक स्पेशल वर्जन ले लिया कि मास अगर कांस्टेंट है, मास अगर कांस्टेंट है तो dm by dt तेरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। दैट मींस जो f नेट एक्सटर्नल तेरा निकल के आएगा मेरे भाई, वो तेरा निकल के आ जाएगा m इंटू dv by dt विच इज व्हाट a। तो ये जो अब स्टेटमेंट है जिसको आप पढ़ते हो f नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये तेरा एक तरीके से सेकंड लॉ का मॉडिफाइड वर्जन है, मतलब स्पेशल केस। इट इज नॉट द सेकंड लॉ। सेकंड लॉ तो भाई साहब यहां पे था, इसके बाद तूने मैथमेटिकली चीजों को आगे बढ़ाया और f इक्वल टू ma तक तू पहुंच गया। यहां पर ये चीज सच में बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि व्हाट इज f। इसी को बोलते हैं F इक्वल टू एम ए। ये F है नेट एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स नहीं। व्हाट इज ए? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अगर आप किसी पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हो तो उसमें देखो कितने एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, तो आप बोलोगे ठीक है सर उसमें जितने एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं उसका वेक्टर सब निकाल लो, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। तो सर आप पार्टिकल क्यों बोला, आप सिस्टम क्यों नहीं बोल रहे हो? मैंने कहा सिस्टम के लिए भी बोल सकते हैं। सिस्टम के लिए यही चीज कायदे में हम अच्छे से पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास में, तो वहां पर ये निकल के आ जाता है F नेट एक्सटर्नल बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जब सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे मास होते हैं जिनके बीच में कभी कोलिजन करा रहे हो, चिपका चिपकी करा रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हो, तो वो सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं वहां पर। कहां पर? सेंटर ऑफ मास में। अभी तो हम केवल और केवल वर्क पावर एनर्जी तक पार्टिकल मान के ही अपनी फिजिक्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्सटर्नल फोर्सेस ही एक्सेलरेशन प्रदान करते हैं, कभी इंटरनल फोर्सेस एक्सेलरेशन नहीं देते। याद रखना मेरी बात, चाहे तो उसको कहीं पे लिख लेना कि एक्सेलरेशन हमेशा एक्सटर्नल फोर्स ही देते हैं, इंटरनल फोर्सेस कभी एक्सेलरेशन नहीं देते। हाँ, इंटरनल फोर्स से वर्क डन कर सकते हैं, हो सकता है आप लोगों ने चैप्टर वर्क डन पढ़ लिया हो, वर्क पावर एनर्जी। इंटरनल फोर्सेस वर्क डन कर सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस भी वर्क डन कर सकते हैं, ठीक। इंटरनल फोर्सेस लेकिन कभी एक्सेलरेशन नहीं देते, एक्सेलरेशन हमेशा एक्सटर्नल फोर्सेस ही देते हैं।
बात समझ में आ गई? ठीक है भाई साहब, ये तुम्हारा हो गया सेकंड लॉ। उसके बाद आया था एक थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में क्या होता था, क्विकली रिवीजन करा देता हूं कि थर्ड लॉ बेसिकली ये कहता था कि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है सेम टाइम पर, साइमल्टेनियसली सेम टाइम पर, सेम नेचर का, डायरेक्शन अपोजिट। ठीक, मतलब मुद्दे की बात ये है, मैं अगर देसी भाषा में तो समझाऊं कि ए बॉडी ने अगर बी बॉडी पे फोर्स लगाया एफ, तो बी बॉडी भी वापस ए बॉडी पे फोर्स लगाएगी एफ। इक्वल लगाएगी, अपोजिट लगाएगी, सेम टाइम पे लगाएगी, सेम नेचर का लगाएगी, और दोनों अलग अलग बॉडी पे लगेंगे, इसलिए टू बॉडी इवेंट है ये। ऐसा नहीं है कि एक ही बॉडी पे लग रहा है। एक फोर्स अगर ए ने बी पे लगाया तो एक फोर्स बी ए पर लगाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि ए ने अगर बी पे फोर्स लगाया एफ, तो बी भी वापस ए पे फोर्स लगाएगी एफ। इसी को बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। लेकिन इसमें और बहुत सारी चीजें पढ़ने और बहुत सारी चीजें कंसीडर करने के लिए ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट स्टेटमेंट होगा, ए ने बी पे फोर्स लगाया एफ, तो बी भी वापस ए पे फोर्स लगाएगी एफ। सेम नेचर का, नेचर सेम होना चाहिए, ठीक, सेम मैग्नीट्यूड का, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, साइमल्टेनियसली होना चाहिए। ये नहीं कि 4 घंटे के बाद लग रहा है उसी टाइम लग जाना चाहिए। ठीक, तो और भी चीजें, बस मेरे हिसाब से 4-5 पॉइंट जो थे मैंने यहां पर बोल दिया। 4-5 पॉइंट इतने काफी हैं। तो इन चारों पॉइंट को इकट्ठा करके फिर हम लोग बोलते हैं कि हमें साहब अब हमारी एक्शन रिएक्शन पेयर की कंप्लीट डेफिनेशन बनी है। और एक चीज और, इसमें एक चीज छूट गई तो वो भी बता देता हूं कि हम ये नहीं बता सकते कौन एक्शन है कौन रिएक्शन है। अगर एक एक्शन है तो दूसरा रिएक्शन होगा, अगर दूसरा एक्शन है तो पहला जो है, अगर दूसरा एक्शन है तो दूसरा रिएक्शन होगा। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ए ने बी पे फोर्स लगाया एफ, तो बी भी वापस ए पे फोर्स लगाएगा एफ। कौन एक्शन कौन रिएक्शन, ये आप हम नहीं बता सकते। जो तेरा मन का तू वो मान ले। ठीक, एक अगर एक्शन है तो दूसरा रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, ठीक है सर। इसके बाद आई थिंक इसमें हमारा जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ हमारा समाप्त हो जाता है। इसके बाद अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दे पे मतलब जहां से मेरे भाई सवाल बनते हैं, जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन जब आते हैं तो पहली चीज है, सर ये F इक्वल टू एम ए था क्या? सर F इक्वल टू एम ए का मतलब है एफ नेट एक्सटर्नल बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। अब नेट एक्सटर्नल फोर्स तो हम तभी बता पाएंगे जब फोर्स के बारे में हमको अच्छे से बताओ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। तो फोर्स जो मैंने बोला, हमारी 11th क्लास की फिजिक्स में जिनके बारे में हमको बहुत ज्यादातर पढ़ना है, वो फोर्स है नॉर्मल, mg, टेंशन, फ्रिक्शन, और जो है सूडो फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, ये हमको पढ़ना है। तो मैं एक बार जरा 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट में सबका क्विक रिवीजन आपको करवा देता हूं। जैसे पहला मैं बात करूं आपसे mg फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है सर, ग्रेविटेशन फोर्स का मतलब ये हुआ सर, मास अगर m है तो जो धरती है उस पर अपनी तरफ फोर्स लगाएगी जिसका नाम है mg। अगर ये अर्थ में रखा हो तो भी mg फोर्स लगाएगी, अगर कोई मास हवा में है तो भी मेरे भाई नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg। ये जो फोर्स है g m1 m2 by r स्क्वायर, जो 9th क्लास में आप फॉर्मूला पढ़ते थे, ये वही है। मतलब मैं आपसे कह दूं कि भाई यहां पर हमारी एक अर्थ है और यहां पर सपोज एक छोटा सा मास रख दिया मैंने, ये वाला एक छोटा सा मास रख दिया मैंने। ये मास m1 है, अर्थ का मास सपोज m2 है, ये अर्थ का सेंटर है। ठीक, तो जैसे आप लोग वहां पे सवाल पढ़ते थे, वहां पे क्वेश्चन देखते थे 9th क्लास में कि भाई साहब ये 2 पॉइंट मास है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अर्थ ने इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा, फोर्स लगाया होगा g m1 m2 by r स्क्वायर। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, मैंने कहा हाँ भैया ये फोर्स होता था। क्लियर है? ठीक है भाई, ये फोर्स होता था, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। तो यार ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला हम लोग इस टर्म को बाद में जाके पढ़ेंगे। क्या? तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। यार इसी को हम लोग जी बोल देते हैं, स्मॉल जी। ठीक, तो मास अगर m1 था तो जो नीचे फोर्स लगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तुम्हारा हो गया m1 इंटू जी। तो m1 मास है, तो ये जो mg फोर्स लगता है, ये लगता है टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। पहली चीज, क्योंकि हम लोग अभी तक जो है हम लोग एक पॉइंट मास पकड़ेंगे, ब्लॉक पकड़ेंगे। अब जमीन को हम लोग ऐसे ही दिखाएंगे, जाहिर सी बात है, अर्थ को, तो इसलिए हम mg यहां पे दिखा देते हैं। अगर कोई आपसे बोले कि भाई मास हमारा यहां पर है और ये हमारी अर्थ है, तो बताओ mg फोर्स किधर लगेगा? तब आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा mg फोर्स, इस प्रकार से, mg टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है सर, ये एक पुलिंग फोर्स होता है, ये यहां पे अर्थ क्या कर रही होती है? मास को पुल कर रही होती। पहला हो गया mg फोर्स। दूसरा एक होता है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स का मतलब ये हुआ, अगर मैं तुझसे एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि मैं तुझसे बोलूं भाई साहब एक रस्सी से मैंने एक मास को यहां पे लटका दिया, नीचे फोर्स कितना लग रहा है? mg। तो जाहिर सी बात है ये mg वाला जो फोर्स है इस मास को नीचे गिराना चाह रहा है, और रस्सी क्या हुई? रस्सी यहां पर रस्सी ने उसने गिरने से रोक दिया। तो रस्सी ने क्या किया होगा? कहीं ना कहीं रस्सी में कुछ ना कुछ, एक तरीका रस्सी टाइट हो गई होगी, रस्सी में कुछ ना कुछ फोर्स डेवलप हो गए होंगे। तो कहानी बेसिकली है कि आपने कहीं ना कहीं इस रस्सी की लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करी, रस्सी के जो बॉन्ड स्ट्रक्चर थे
उनको चेंज करने की कोशिश करी तो रस्सी कहेगी भैया मैं तो पहले ही खुश थी, तो मैं तो अपनी पुरानी स्टेट में खुश थी, तो ये अपनी पुरानी स्टेट को रिगेन करना चाहेगी, और पुरानी स्टेट को रिगेन करने के चक्कर में जो फोर्स लगाती है रस्सी, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं भाई साहब, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स के बारे में दो बातें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात है, टेंशन फोर्स हमेशा लगता है अवे फ्रॉम द बॉडी। अवे फ्रॉम द बॉडी अगर मतलब मैं इस मास की बीडी बना रहा हूं तो इस मास पर रस्सी जो फोर्स लगाएगी वो लगाएगी अवे, मतलब ऐसे टेंशन। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। अगर आप छत पे इस छत की बीडी बनाओगे तो रस्सी छत को नीचे पकड़ के खींच रही होगी, टेंशन फोर्स ऐसे लगा के। कभी देखा होगा ना आप लोगों ने छत पे एक छत पे रस्सी बांध दी और लटका दिया और ऐसे पकड़ के नीचे गिराओ, तो छत अगर कमजोर होती है तो नीचे गिर जाती है। तो उसको छत को नीचे किसने गिराया? उस रस्सी ने गिराया, रस्सी उसको पकड़ के नीचे खींच रही थी। तो बेसिकली अगर आप छत की बीडी बनाते तो टेंशन फोर्स किधर लगता है मेरे भाई? नीचे लगता। तो टेंशन फोर्स किधर लगता है? अवे फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड्स द रस्सी। चाहो तो खुपचे में लिख लो कहीं ना कहीं कि टेंशन फोर्स जो लगता है अवे फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड्स द रस्सी। सर टुवर्ड्स द रस्सी क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा सपोज मैंने ऐसा बोल दिया एक मास m है और मैंने ऐसे यहां पर दो रस्सियां दे दी हैं, तो तुम बोलोगे सर ये वाली रस्सी इस पे इधर फोर्स लगाएगी T1 और ये वाली रस्सी इस पे इधर फोर्स लगाएगी T2। एक बात का जरूर ध्यान देना कि एफबीडी किसकी बना रहे हो। एफबीडी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब जिस बॉडी की आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो उस पे लगने वाले फोर्सेस हमको दिखाने होते हैं। वो कितना फोर्स लगा रहा है उससे मतलब नहीं है। सपोज यहां पर मैं तुझसे पूछूं भैया बताना एम की एफबीडी बनाओ, इस मास की एफबीडी बनाओ, तो आप बताओगे इस मास पर लगने वाले फोर्सेस दिखाने हैं मुझे। जैसे कि सर नीचे कौन सा फोर्स लगेगा? मैं कहा भैया एक लगेगा नीचे mg। सर इधर रस्सी है, रस्सी तो रस्सी भी फोर्स लगा रही होगी? मैंने कहा बिल्कुल लगा रही होगी T2। सर इधर एक और रस्सी है T1, ये भी लगा रही होगी? मैंने कहा बिल्कुल लगा रही होगी T1। बात समझ में आ रही है? तो ये इसको मैं बोलूंगा इट इज एफबीडी ऑफ मास m, क्योंकि मैं इस मास पर लगने वाले फोर्सेस को मैं किसी डायग्राम में दिखा दे रहा हूं। उसी डायग्राम को हम लोग क्या बोल देते हैं मेरे भाई? फ्री बॉडी डायग्राम। तो रस्सी के बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं भी बोलते बोलते रह गया वो ये है। पहला पॉइंट कि सर रस्सी की डायरेक्शन, रस्सी की वजह से लगने वाले टेंशन फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है? डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड्स द रस्सी, पहली चीज होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि रस्सी कभी धकेल नहीं सकती, रस्सी हमेशा खींचेगी। मैं तेरे हाथ में रस्सी दूं और मैं अपने हाथ में रस्सी ले लूं, मैं तुझे ऐसे अपने पकड़ के अपनी तरफ खींचूं, ठीक, तो तू मेरी तरफ हो सकता है खींचा चलाए या तू मुझे खींचे, तो हो सकता है मैं तेरी तरफ खींचा चलाऊं। लेकिन अगर मैं रस्सी को पकड़ के तेरी तरफ चलना शुरू कर दूं ऐसे, तो रस्सी ढीली हो जाएगी। और रस्सी अगर ढीली हो गई तो ऐसा थोड़ा ना कि तेरे पेट में घुस जाएगी। अबे डंडा थोड़ी ना है, डंडा होता तू डंडे का एक कोना पकड़ ले, मैं डंडे का एक कोना पकड़ ले, तो डंडे में तो हम दूसरे को खींच भी सकते हैं, एक दूसरे को पेट में भी घुसेड़ सकते हैं एक दूसरे के। करेंगे नहीं ऐसा, लेकिन ठीक है भाई भाई की बात है। लेकिन रस्सी वाले केस में तो तू समझ इस बात को कि रस्सी से हम खींच तो सकते हैं लेकिन रस्सी से ढकेल नहीं सकते। सर इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि मैथमेटिक्स में कहीं तूने पूरी क्वेश्चन को सॉल्व किया, तूने फिजिक्स के सवाल को सॉल्व किया और मैथ्स ने आंसर दे दिया टेंशन नेगेटिव, टेंशन आ गया -10, तो इसका मतलब समझ जाना कि टेंशन 0 हो चुकी है। क्यों टेंशन 0 हो चुकी है? क्योंकि टेंशन कभी 0, टेंशन कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती, ठीक। तो इसका मतलब कभी टेंशन निगेटिव आए तो दैट मींस कि रस्सी ढीली हो चुकी है, उसकी वैल्यू तेरी क्या हो चुकी है? 0 हो चुकी है। तो ये हुआ हमारा रस्सी वाला फोर्स, जिसको बोला हमने टेंशन फोर्स, जो कि कैसे लगता है? अवे फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड्स द, अलोंग द रस्सी, अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द रस्सी। और दूसरा, ढीली रस्सी कभी फोर्स नहीं लगाएगी। अगला पॉइंट, अगला जो फोर्स आता है वो होता है नॉर्मल फोर्स। ठीक है सर, नॉर्मल फोर्स ये कौन सा फोर्स होता है? नॉर्मल फोर्स का मतलब है छुअन छुआई वाला फोर्स। छुअन छुआई फोर्स का मतलब सर दो बॉडी अगर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है तो भाई साहब अगर कांटेक्ट में है तो फोर्स लगाएगा। एग्जांपल के तौर पे मैं तुझसे बोलूं भाई साहब एक ब्लॉक है m, इस m मास के ब्लॉक को मैंने जमीन पे रख दिया, तो क्या ये जमीन के कांटेक्ट में है? हाँ सर। तो जाहिर सी बात है अगर जमीन के कांटेक्ट में है तो जमीन इस पे फोर्स लगाएगी, ये भी जमीन पे फोर्स लगाएगा। एक्शन रिएक्शन पे है, जमीन ने इस पे लगाया तो ये जमीन पे लगाएगा। तो अगर कोई ब्लॉक किसी दूसरे ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में है तो इसका मतलब समझ जा रहा है छुअन छुआई है तो फोर्स लगेगा ही लगेगा। और अगर सपोज फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका मतलब छुअन छुआई खत्म हो चुकी है। ठीक है, मतलब मैं यहां से तुझसे एक प्रश्न पूछूं, मैंने कहा बताना भैया इस पे कौन से फोर्स लग रहे होंगे? तू कहेगा सर नीचे लग रहा होगा mg। मैंने कहा भाई अगर mg फोर्स लग रहा है तो नीचे गड्ढे में क्यों ना घुसा है, ये तो यहीं पे रुका हुआ है। मैं तुझसे एक प्रश्न पूछूं, मैंने कहा भैया बताइए इसमें कितना फोर्स लग रहा होगा इस मार्कर पे? तू बोलेगा सर नीचे mg। मैंने कहा अगर mg है तो नीचे क्यों नहीं जा रहा है? तू कहेगा क्योंकि आपके हाथ ने कोई फोर्स लगाया होगा जिसने इस mg फोर्स को कैंसिल आउट कर दिया होगा। तो बिल्कुल उसी प्रकार मैं यहां पर ये बोल सकता हूं, बोले हाँ सर ये जमीन के साथ कॉन्टेक्ट में है तो जमीन से ऊपर की तरफ लगा होगा कोई ना कोई एक और फोर्स, जिसको हमने क्या बोला भाई साहब? नॉर्मल फोर्स। इस नॉर्मल फोर्स ने क्या किया होगा? बोले सर जब आप इसके एबीडी बनाओगे तो इसी नॉर्मल फोर्स ने इस mg फोर्स को क्या कर दिया होगा? मैथमेटिकली कैंसिल आउट कर दिया होगा। तो ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स के बारे में जो ध्यान रखने वाली बात है, पहली बात ये है ये लगता है टुवर्ड्स द बॉडी।
टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, नॉर्मल इज टुवर्ड्स द बॉडी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, टेंशन इज अवे फ्रॉम द बॉडी, नॉर्मल इज टुवर्ड्स द बॉडी। अब जैसे इस पे और क्वेश्चन मैं तुम्हें दूं, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूं हल्का सा ऐसे ही, मैंने बोला भाई साहब एक मास m है, ठीक है, और यहां पर एक दूसरा मास दे दिया मैंने, एक मास m1 दे दिया, एक मास m2 दे दिया, यहां पर मैंने दीवार लगा दी और यहां से मैंने सपोज कोई एक फोर्स F लगा दिया। मैंने कहा ठीक है, अब मैं जानना चाहता हूं कि m1 m2 पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। ठीक है सर, तो अभी तक तूने क्या पढ़ा है? अभी तक तूने पढ़ा है नॉर्मल, ठीक है सर, mg टेंशन, रस्सी तो दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब नॉर्मल लगेगा और mg लगेगा। तो किस प्रकार हम लोग यहां पे फोर्स दिखाएंगे, ध्यान से देखना। अगर मैं m1 की एफबीडी बनाऊंगा तो सबसे पहले आप बोलोगे नीचे फोर्स लग रहा होगा m1g और ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, मान ले वो नॉर्मल n1 है क्योंकि जमीन के साथ टच कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, इधर से फोर्स लग रहा है m, मैंने कहा ठीक है, और ये m1 जो है m2 के साथ भी कांटेक्ट में है, तो m2 वाला बंदा भी इधर फोर्स लगा रहा होगा, जिसको मैं लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए n डैश। ये है कहानी। क्या m1 m2 के कांटेक्ट में है? यस सर है तो भैया फोर्स लगेगा। बिल्कुल उसी प्रकार मैं m2 की एफबीडी तुझसे पूछूं, मैंने कहा भैया m2 के बारे में बता दे, तो m2 की जब तू एफबीडी बनाएगा तो m2 के साथ नीचे लग रहा होगा m2g, जमीन से लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, और दीवार से भी लग रहा होगा नॉर्मल फ्रॉम द वॉल। क्यों? दीवार के साथ भी तो टच में है, ठीक है सर, और ये m1 के टच में है तो इधर फोर्स और लग रहा होगा n डैश। बात समझ में आ गई बात? ये जो n डैश है ये m2 ने m1 पे लगाया, तो ये n डैश m1 ने m2 पे लगाया। बस ये सवाल मैंने इसलिए लिया है कि गलती से इस f को इस पे मत लगा देना, ये नहीं कि तू इस f को m2 पे भी दिखा दे ना। F तेरा M2 पे नहीं लग रहा है, F तेरा M1 पे लग रहा है। M2 पे जो फोर्स लग रहे हैं वो मैंने दिखा दी है, तीन तरफ से छुअन छुआई हो रही है, एक इधर से, एक इधर से और एक नीचे से, और एक लग रहा है नीचे mg वाला फोर्स। अब इसके बाद अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर ये बॉडी इक्विलिब्रियम पर है, तब तो बोलेगा सर अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम पर है तो इसका मतलब, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो होना, आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स, दैट मींस F बराबर n डैश, नीचे वाला फोर्स बराबर ऊपर वाला फोर्स, n1 बराबर m1g। बिल्कुल उसी प्रकार n डैश बराबर n वॉल और नीचे लग रहा है m2g बराबर n2, इन दोनों का बैलेंस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगी मैथमेटिकल इक्वेशन में, अगर वो कुछ तुझसे पूछना चाह रहा है तो ये हो गया हमारा नॉर्मल फोर्स। फिर एक बचता है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। आइडियल स्प्रिंग हमारा वो होता है जिसका बेसिकली हम जो पढ़ते हैं अभी न्यूटन ऑफ मोशन में केवल आइडियल स्प्रिंग ही पढ़ते हैं। आइडियल स्प्रिंग के बारे में कुछ चीजें हैं। पहली चीज कि सर इसका मास जो है वो मास, ये आइडियल स्प्रिंग मासलेस होना चाहिए, इसका कुछ भी मास नहीं होना चाहिए। मास नहीं होना चाहिए, मास इतना कम हो कि आप बाकी बॉडी के मुकाबले इसको नेग्लेक्ट कर सके। इसकी जो पिच होती है, ये वाली जो पिच होती है, ये सब जगह यूनिफॉर्म होनी चाहिए। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चन पे जब सॉल्व करने जाते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सीधा उसे जो आइडियल मान के ही हम लोग सॉल्व कर दिया करते हैं। तो आइडियल स्प्रिंग का मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग, बेसिकली स्प्रिंग का मतलब ये हुआ, आप ये सोचो स्प्रिंग का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहां पर सपोज मैंने एक ब्लॉक M रखा, ठीक है सर, एक स्प्रिंग की होती है नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ मतलब रिलैक्स लेंथ। रिलैक्स लेंथ का मतलब क्या हुआ? स्प्रिंग को उसके हाल पे छोड़ दे, जो उसकी लेंथ होती है उसको हम लोग बोल देते हैं भाई साहब, जो उसकी स्प्रिंग की लेंथ मिली, स्प्रिंग को उसके हाल पे छोड़ दे, बड़े प्यार मोहब्बत से ऐसे रख दे भाई साहब, ना उसे खींच ना उसे दबा, तो जो उसकी लेंथ होती है उसको हम लोग बोल देते हैं नेचुरल लेंथ। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो यहां पर सपोज ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, मैंने बोला ठीक है भाई साहब, मैंने यहां पे लिख दिया नेचुरल लेंथ, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी। अब सपोज मैं इस मास को पकड़ के ऐसे खींचू, ऐसे, ठीक है सर, खींच लो सर, ये लो, मैंने इधर खींच लिया, ये अपने आप तो यहां तक पहुंचेगा नहीं, तो मैंने आगे से एक्शन फोर्स लगा के खींच दिया। मैंने कहा ठीक है, मान ले ये मास यहां पर रेस्ट पर है सपोज, ठीक है सर, अगर रेस्ट पर है तो आगे तो फोर्स मैंने लगाया, तो मेरे फोर्स को किसने कैंसिल आउट किया? स्प्रिंग ने। तो स्प्रिंग ने कितना फोर्स किधर लगाया होगा? सर स्प्रिंग ने पीछे फोर्स लगाया होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, स्प्रिंग को आपने खींच दिया आगे की तरफ, तो स्प्रिंग पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है। मैं पूछू कितना फोर्स लगा रहा है, तो ये हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी में, हुक्स लॉ में। हुक्स लॉ के हिसाब से आप ये बोल सकते हो कि सर अगर ये डिस्टेंस x है तो स्प्रिंग को आपने यहां पे खींच दिया तो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ F स्प्रिंग। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड वाइज, और ओवरऑल स्टेटमेंट आप अगर लिखोगे तो ये F स्प्रिंग बराबर होता है -k × x। जहां पर x होता है, इस यहां से आपको फील आ रही होगी, x होता है स्प्रिंग को आपने कितना खींचा, कहां से? नेचुरल लेंथ से। नेचुरल लेंथ से। बिल्कुल उसी प्रकार अगर सपोज मैं इसको दबा दूं, ऐसे मैं इसको दबा दूं, मैंने मास को सपोज दबा दिया और मैं पहुंच गया यहां तक, और यहां पहुंचने के बाद मैंने बोला ये वाली डिस्टेंस सपोज x है और मैंने यहां पे फोर्स लगाया F एक्सटर्नल। मैं अब फिर से पूछूं कि मैंने यहां पर मास को ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे ऐसे फोर्स लगा के ऐसे होल्ड करके रखा हुआ है ऐसे, मैंने कहा बता मैंने ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया? भाई आगे, लेकिन ब्लॉक तो रुका हुआ है।
इसका मतलब स्प्रिंग मुझ पे पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, मुझ पे मतलब ब्लॉक पे पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाया? बोले सर अगर स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से आप अगर एक्स दबाओगे तो जो स्प्रिंग फोर्स लगाता है वो हुक्स लॉ के हिसाब से वो लगाता है K इंटू एक्स। अगर मैं आगे ले गया तो फोर्स पीछे, मैं पीछे लेके गया तो फोर्स आगे। मतलब इस होल डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वेक्टर वाइज यहां पे माइनस लगा सकता हूं। तो आज के बाद ये माइनस माइनस गया भाड़ में। आप तो केवल इतनी चीज याद रखो, सर स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से एक्स खींचोगे या एक्स दबाओगे? स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से एक्स खींचोगे या एक्स दबाओगे तो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा के एक्स। खत्म कहानी। कैसे लगाएगा? फील के साथ ले ले। और किसी को टेक्निकल टर्म चाहिए तो भैया टुवार्ड्स द नेचुरल लेंथ लगाएगा। इस बार नेचुरल लेंथ यहां पे थी, आप आगे ले गए तो पीछे की तरफ फोर्स लगा, आप उधर ले गए तो इस तरफ फोर्स लगा। और मैं तो बोलूं भैया इसको चुपचाप जो है ना फील से कर लो तो ज्यादा बेटर है। ठीक, तो ये हो गए सारे फोर्सेस के बारे में। एक बार मैं सारे फोर्सेस को फिर से समराइज कर देता हूं। mg आप लगाओगे नीचे की तरफ टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। नॉर्मल लगाओगे टुवार्ड्स द बॉडी। हाँ, नॉर्मल में अगर दोनों सरफेस फ्लैट है तो फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगता है, और अगर एक सरफेस उबड़ खाबड़ है दूसरा फ्लैट है तो फ्लैट की तरफ लगता है। और तीसरा केस अगर मैं ऐसा बोलूं कि दोनों ही उबड़ खाबड़ है, दोनों चोंच टाइप हो गए, तो इन दैट केस हम नहीं बता सकते, तो हम nx ny मान के सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर रोटेशन में देखने के लिए मिलेंगे तो हिंज फोर्सेस वगैरह में, यहां न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी टुवार्ड्स द रस्सी, और टेंशन जो होती है वो क्या होती है? पुलिंग नेचर का होता है। जो नॉर्मल होता है वो हमेशा पुशिंग नेचर का होता है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो एक आता है वो आता है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स में अगर स्प्रिंग को आप एक्स खींचोगे तो स्प्रिंग के एक्स फोर्स लगाएगा, और अगर स्प्रिंग एक्स दबाओगे स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से तो स्प्रिंग के एक्स फोर्स लगाएगा किधर? बाहर की तरफ। ठीक है भैया। इसके बाद फिर हमारी एक और चीज आती है जिसका नाम है पुली, जिसकी शक्ल घिरनी जिसको बोलते हैं, जिसकी शक्ल कुछ इस प्रकार से होती है। इसके ऊपर क्या है? हम लोग मास वगैरह, इसके ऊपर क्या है? हम लोग क्या है? एक रस्सी वगैरह, सॉरी मैंने थोड़ा गलत डायग्राम बना दिया। इसके ऊपर हम रस्सी लपेट के रखते हैं और यहां से कुछ मासेस वगैरह लटके होते हैं लाइक दिस। मास की जगह नीचे पुली भी हो सकता है, और ये सेंटर है, सेंटर को हो सकता है कील ठोक दिया हो, फिक्स कर दिया हो, या ऐसे रस्सी से ले जाके ऊपर कहीं बांध दिया हो, या हो सकता है इसको भी फ्री कर दिया हो। बन गया, ठीक है। ये पुली है। आपको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा, यहां पर जो हमें पुली पढ़ते हैं हम लोग, यही पुली सेम एज इट इज रोटेशन में भी आएगी, लेकिन यहां पर जो हम लोग पुली पढ़ते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, ये पुली होती है आइडियल पुली। आइडियल पुली का मतलब हो गया इसका मास है टेंडिंग टू जीरो। पहली चीज, रस्सी और पुली के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब इस तरफ और इस तरफ जो भी रस्सी में टेंशन आएंगी वो टेंशन हम लोग यहां क्या मान के चलेंगे भाई साहब? सेम मान के चलेंगे। अगर यहां टेंशन टी है, यहां टेंशन टी है, तो यहां पर जो टेंशन आएगी मेरे भाई वो कितनी हो जाएगी? 2t हो जाएगी। टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। आप चाहो तो ये चीज देख सकते हो, मैथमेटिकली भी दे सकते हो कि अगर मैं इसके एफबीडी बनाऊं थोड़ी देर के लिए, मान लो ऊपर टेंशन लग रही है टी डैश, और नीचे इस तरफ टेंशन है टी, और इधर टेंशन है टी, और इसका मास ऑफ पुली अगर एमपी मान लूं तो नीचे फोर्स लगेगा एमपी इंटू जी, mg नीचे फोर्स लगेगा। मान लो ये पुली ऊपर एक्सेलेरेट कर भी रही होती, सपोज पहली बात तो रुकी है, लेकिन मान लो एक्सेलेरेट भी कर रही है, हम सारे केस मान लें, तो लिख सकता है एफ नेट बराबर नेट फोर्स। एक्सेलेरेशन ऊपर है, दैट मीन नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगा, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स माइनस टी, ये दो टी हो गया, बराबर मास ऑफ पुली इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है सर। इन दैट केस अगर मैं बोलूं आइडियल पुली है, आइडियल पुली का मतलब ये हो गया कि मास ऑफ पुली वाला टर्म तेरा हो गया जीरो, तो ये भी जीरो, तो ये भी जीरो, माइनस टी माइनस 2t उधर चला जाएगा, तो टी डैश बराबर क्या निकल के आ जाएगा मेरे भाई? टी डैश बराबर निकल के आ जाएगा 2t। ठीक है, ये बेसिकली कहानी है, ये आपको याद रखना है। टी का मतलब 2t। अभी जैसे मैंने एक चीज यहां पर बता के निकला कि एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई ब्लॉक आपका m है, मैंने कहा ठीक है, इस पे आपने आगे की तरफ फोर्स लगाया F1, पीछे की तरफ फोर्स लगाया F2, और इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ है A, दैट मींस आप लिख सकते हो सर आगे एक्सेलरेशन A है तो इसका मतलब नेट फोर्स आगे की तरफ है, मतलब आगे वाला फोर्स बड़ा है, तो आप लिख सकते हो आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है? इस चीज का विशेष ध्यान रखें। यही चीज जब मैं ऐसे उल्टा लिख दूं, मैं कह दूं भाई साहब यहां पे मास m है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है टेंशन, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, और मान लो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a है, तो क्या इक्वेशन लिखोगे? तो आप बोलोगे सर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन अगर a है तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा है, दैट मींस t माइनस mg बराबर m इंटू a। इसकी बहुत जरूरत पड़ती है सर्कुलर मोशन में। आई होप आप लोग अगर सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हो तो आपने वहां पर देखा होगा कि किसी मास को अगर मैं यहां से ड्रॉप कर दूं तो मास नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, जब ये यहां पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी तो इधर होगी,
ठीक। लेकिन क्योंकि ये मास ओके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है, दैट मींस इसका एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा वो सेंटर की तरफ हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा एक पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास उसका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर, जिसकी वैल्यू होती है v²/r। मन का बिल्कुल सही बात है। तो अब अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊंगा तो आप बोलोगे सर ऊपर टेंशन नीचे mg, तो ये वही स्टेटमेंट तेरा निकल आ गया, ये वाला ऊपर टेंशन नीचे mg ऊपर एक्सेलरेशन है। तो आप कैसे किस तरीके से लिख रहे थे, आप लिख रहे थे ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन है AC, इसी AC की वैल्यू यहां पे क्या लिख दी है v²/r। यही mv²/r वाले टर्म को हम लोग सर्कुलर मोशन में क्या बोल देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। वहां पर पढ़ते हैं व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ये नॉट ए फोर्स, ये फोर्स नहीं, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, जिसकी वैल्यू होती है mv²/r। खैर लौट के हम लोग वापस आते हैं यहां पर। तो F = ma से पहले हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इक्विलिब्रियम के सवालों पे। इक्विलिब्रियम के सवाल मतलब कुछ क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं कि जैसे मैं आपसे बोलूं भाई साहब यहां पे छत है और यहां पर एक मास है, सपोज मास है 8 किलोग्राम का, और आगे मैंने फोर्स लगा दिया F = 60 न्यूटन का, और मैं ऐसा कह दूं ये जो मास है ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है सर जी, इक्विलिब्रियम में। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन एंड फाइंड द एंगल मेड बाय दिस विद वर्टिकल थीटा। थीटा बता दो, टेंशन बता दो। अगर आपने इस प्रकार की सिचुएशन यहां पर एक्सप्लेन कर दी है तो आप बोलोगे सर जी देखो अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो दैट मीन नेट फोर्स 0 है, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, दाएं वाला फोर्स बराबर बाएं वाला फोर्स। मैंने कहा ठीक है, तो अगर इसके एफबीडी बनाएगा तो नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg। मैंने कहा ठीक, एफबीडी बनाओ, बताओ और कौन सा फोर्स लग रहा है। सर हमने पढ़ा था mg पढ़ा था, टेंशन पढ़ा था, टेंशन इज अवे फ्रॉम द बॉडी, मतलब इधर लगा दो t। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, इधर लगा दो t। ये एंगल क्या हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये भी थीटा हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और क्या पढ़ा था सर, mg पढ़ा था, टेंशन पढ़ा था, नॉर्मल। भैया हवा में छुअन छुआई तो हो नहीं रही, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे, सूडो फोर्स तो वो अपन बाद में पढ़ेंगे अलग से। तो इसका मतलब इतने ही फोर्सेस हैं। और अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो आपको कुछ नहीं करना इक्विलिब्रियम के सवालों में, एफबीडी बनाओ, थोड़ा ताड़ी करो और फोर्स को बैलेंस कर दो। मतलब इस सवाल में मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ये बता दे कि इस तरफ अगर एक्स एक्सिस है, इस तरफ अगर वाई एक्सिस है, तो आपसे पूछा जाए भैया बता दे नेट फोर्स 0 का मतलब क्या है, तुम बोलोगे सर आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स, दाएं वाला फोर्स बराबर बाएं वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। दैट मींस सर सारे फोर्सेस को एक्स और वाई में तोड़ लो। ये ऑलरेडी एक्स में टूटा हुआ है, ये ऑलरेडी वाई में टूटा हुआ है, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरफ टी फोर्स है तो इधर जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू होगी टी कॉस थीटा, और मेरे भाई जो इधर फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी टी साइन थीटा। मैंने कहा ठीक है, कंपोनेंट लेना आपको आता है। ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स कर दे तो सीधा लिखेगा, इसका मास अगर 8 किलोग्राम है तो mg की वैल्यू 80 हो जाएगी, टी कॉस थीटा बराबर 80 और टी साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो आप यहां पर 60। दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा। इस प्रकार से यहां पर कुछ जो इक्विलिब्रियम के सवाल पूछे जाते हैं जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स ही करना होता है। मैंने कुछ क्वेश्चंस यहां पे लिखे हैं समय बचाने के लिए, जैसे कि एक क्वेश्चन ये आ गया स्प्रिंग का कि मान लो ये नेचुरल लेंथ है और स्प्रिंग को ऐसे इंक्लाइन प्लेन पर रख दिया मास के साथ आपने, तो ये स्प्रिंग कुछ खिंच गया होगा, मान लो ये एक्स खिंच गया है, तो बताओ स्प्रिंग ने कितना फोर्स लगाया होगा। तो जैसे आप एबीडी बनाओगे इसकी, आप बोलोगे सर इधर फोर्स लग रहा होगा mg साइन थीटा, इधर लग रहा होगा mg कॉस थीटा। बेसिकली mg के दो कंपोनेंट कर लिए, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा टुवर्ड्स द बॉडी, स्प्रिंग खिंच गया तो स्प्रिंग लग रहा होगा इस तरफ kx, स्प्रिंग ने फोर्स लगाया होगा kx। खत्म, क्योंकि इक्विलिब्रियम का सवाल है, आप सीधा बोलोगे सर kx बराबर mg sin थीटा, नॉर्मल बराबर mg cos थीटा। नेक्स्ट अगला, उस प्रकार से फिर हम लोग कुछ इक्विलिब्रियम के सवाल करते हैं पुली के, एक बार वो भी देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं इसका मास 4 किलोग्राम है, तो बताओ इसका मास कितना होगा। मैंने यहां पे लिख दिया है क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इक्विलिब्रियम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन मास इफ ऑल मासेस आर इन इक्विलिब्रियम। सारे मास अगर इक्विलिब्रियम में है तो बता दो भाई साहब किस मास की कितनी वैल्यू होगी। तो ऐसे सवालों को करने का तरीका ध्यान से देखो। मान लो यहां पे टेंशन टी है, टी 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 टी, रस्सी सेम तो टेंशन सेम, ये टी 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 टी, ये टी तो ये 2t, नीचे कितना 40। ठीक है सर, अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब तुम बोलोगे सर ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। मैं ये पूछूं, बोले सर यहां पर 2t बराबर mg, खत्म कहानी। टी की वैल्यू पुट करते हो यहां पर 40, तो 80 तो मास बराबर क्या आ जाएगा 8 किलोग्राम। इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे एक दो सवाल और है हमारे पास यहां पर, मैं आपसे पूछूं भैया यहां पर मान लो यहां पे टेंशन टी है, ये टी 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 टी, ये टी तो ये 2t, ये 2t तो ये 2t, नीचे आ जाएगा mg और नीचे आ जाएगा 20, t बराबर 20,
क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, और यहां पर मेरे भाई 2t बराबर mg, जैसे यहां पर 2t बराबर mg, जैसे आप t की वैल्यू पुट करोगे मास यहां से निकाल सकते हो। बिल्कुल उसी प्रकार यहां पर भी गेम खेल सकते हो। मान लो यहां पर टेंशन t है, t 2t, ये 2t, ये 2t, ये 2t, तो ये 4t, ये 4t, ये 4t, तो ये मेरे भाई कितना हो जाएगा 4t। ये कैसे लिखा t से 2t, ये मैंने अभी तुम्हें यहां एक्सप्लेन किया है। यहां पर कहां पे एक्सप्लेन किया था भाई, पुली के साथ, यहां पे एक्सप्लेन किया था tt, तो यहां पर क्या हो जाता है मेरे भाई 2t हो जाता है। तो इस प्रकार के सवाल आपको यहां पे देखने के लिए मिलते हैं। कभी कभी सेम सवाल इंक्लाइन पे भी आपको रख के मिल जाएंगे। सपोज उसने बोल दिया भाई ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो आप बोलोगे सर कैसे सॉल्व करें। मान लो भैया इसकी एफबीडी बना लो, नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रही होगी टेंशन t, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो t बराबर हो जाएगा mg, पहली चीज। अब ये t, तो ये 2t, ये 2t, तो ये 2t, इधर कौन लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा mg sin 30, mg sin थीटा। mg sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा 50 के, तो 2t बराबर 50, t बराबर 25, इसका मतलब, और यहां से t बराबर mg है तो मास बराबर आ जाएगा तुम्हारा 2.5 किलोग्राम। क्लियर है। बिल्कुल उसी प्रकार ये देखते ही आप बता दोगे कि इसमें मास कितना हो जाएगा 5 किलोग्राम हो जाएगा। तो ऐसे सवाल भी आपको यहां पर इक्विलिब्रियम के सवाल भी यहां पे देखने के लिए मिल सकते हैं। कुछ नहीं करना, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, दाएं वाला फोर्स बराबर बाएं वाला फोर्स। इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं दूसरे प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन की तरफ, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि सर अगर किसी बॉडी का मास m है, आगे फोर्स लगाया है F1, पीछे फोर्स लगाया आपने F2, और इसका एक्सेलरेशन सपोज आगे की तरफ A है, तो दैट मींस आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं। जैसे जल्दी से मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके रिवाइज करा देता हूं कि मैं एक बहुत सिंपल सा सवाल मैंने लिया कि मैं बोलूं भाई साहब इसका एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा। तो तरीका तो देखिए कहता है कि भैया इसका एक्सेलरेशन अगर A है तो इसका भी एक्सेलरेशन A होगा। इसकी एबीडी बनाएगा, आगे टेंशन लगेगी, इसकी एबीडी बनाएगा, टेंशन पीछे लगेगी, टेंशन इज अवे फ्रॉम द बॉडी। जब आप इसकी इक्वेशन लिखोगे तो आप लिखोगे T बराबर 2 इंटू A। इसके लिए इक्वेशन लिखोगे तो आप लिखोगे आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। जब दोनों को ऐड करोगे टेंशन खत्म हो जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर निकल के आ जाएगा 8। क्लियर है, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, और जैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू वापस से पुट करोगे टेंशन बराबर निकल के आ जाएगी 16। ये हो गया तेरा फंडामेंटल तरीका जो आना चाहिए तुझको। लेकिन यहां पर हम लोग एक शॉर्टकट तरीका भी अप्लाई करते हैं, बड़ा अच्छा तरीका है वो भी, कि सर अगर हम दोनों ने इसको पूरे को सिस्टम मान लिया, मैंने कहा ठीक है भैया पूरे को सिस्टम मान लिया। सर अगर पूरे को सिस्टम मान लिया तो अब सीधा बोलो ना, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा, मैंने कहा 40। सर दैट इज इक्वल टू टोटल मास, टोटल मास कितना है 2 + 3, मैंने कहा ठीक है, इनटू एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन बराबर कितना आ गया 8। इस तरह के सवालों में ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि हम लोग तुरंत सॉल्व करके आंसर लिख दिया करते हैं, क्योंकि सबका एक्सेलरेशन सेम है। तो तू लिख सकता है कि एफ नेट एक्सटर्नल बराबर टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो वाला। बात समझ मारिए, बेसिकली शॉर्टकट है। फंडामेंटली तो ये, आप इसमें कोई कंसेप्ट ना ढूंढे, आप ये ना सोचे कि सर ये हर जगह लगा सकते हैं क्या, नहीं, कुछ हर जगह तो नहीं लगा सकते, लेकिन हर जगह लगा भी सकते हैं, स्मार्टली लगा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो। जैसे कि यहां मैथमेटिकली आप देखो तो टेंशन वाला टर्म कैंसिल आउट हो जा रहा है। बात समझ मारिए। खैर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं ये सवाल तुझसे पूछूं, मैंने कहा यहां एक्सेलरेशन बता दे कितना होगा, तुम सीधा बोलोगे सर खींचने वाला फोर्स है 40, रोकने वाला फोर्स है 10। सर आगे वाला फोर्स बड़ा है, इसका एक्सेलरेशन अगर आगे A होगा तो इसका एक्सेलरेशन भी आगे A होगा, तो इसका एक्सेलरेशन भी आगे A होगा, तीनों का एक्सेलरेशन A होगा। तो आप सीधा बोलोगे खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स बटे टोटल मास, 3 2 5 और 5 10, खत्म कहानी। बेसिकली कहानी देख यहां से आई है। कहानी है जो सेकेंड लॉ है उसी का जो मॉडिफाइड वर्जन है वो ये है, एफ नेट एक्सटर्नल बराबर m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 प्लस m4a4, ये है स्टेटमेंट। तो अगर a1 a2 a3 a4 तेरे सेम हो जाते हैं तो इससे अच्छी बात ही नहीं है। अगर a1 a2 a3 तेरे सेम हो गए तो a कॉमन निकल कर बाहर आ जाएगा, अंदर तेरा बचेगा m1 प्लस m2 प्लस m3। तो वही कहानी होगी जो मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। खैर आपको ये ट्रिक समझनी पड़ेगी, क्योंकि यहां से काफी सवाल बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। जैसे मैं यहां एक्सेलरेशन पूछूं, आप सीधा बोलोगे सर खींचने वाला फोर्स है 40, रोकने वाला फोर्स है 30, टोटल मास हो गया 2 + 3, सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। किसी एक बंदे की एबीडी बनाओ तो आप वहां पे टेंशन निकाल सकते हो। यही सवाल जब पुली पर लटका दिए जाते हैं, यही सवाल जब पुली पर लटका दिए जाते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की सिचुएशंस मिलती है कि सर अगर मैं ऐसा बोलूं यहां 3 किलोग्राम का मास है और यहां 2 किलोग्राम का मास है, मैं बोलूं भाई साहब इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो याद करो फाइंड द एक्सेलरेशन।
ठीक, तो ऐसे सवाल को करने का तरीका क्या होता था भैया, मान ले इसका एक्सेलरेशन नीचे ए है तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए होगा, नीचे mg लग रहा होगा 30, यहां नीचे mg लग रहा होगा 20, रस्सी में टेंशन ऊपर t, यहां पे रस्सी में टेंशन ऊपर t। दैट मींस मैं अगर इसकी एफबीडी आपसे बना के आपसे पूछूं, मैं तुमसे पूछूं बता इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेगा, तुम बोलोगे सर नीचे फोर्स आपने 30 लगाया, ऊपर टेंशन t लगाई और एक्सेलरेशन नीचे मान लिया क्योंकि 3 किलोग्राम वाला मास भारी था, तो आप इक्वेशन लिखते नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसके लिए आप इक्वेशन लिखते ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। और जब आप इनको सॉल्व करोगे तो जैसे ही सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद टी यहां से खत्म हो जाएगा, ए बराबर निकल के आ जाएगा 2। मैंने कहा करेक्ट है, लेकिन ये चीज क्यों ना हम फिर से डायरेक्टली करें, उसी शॉर्टकट तरीके से करें जिस शॉर्टकट तरीके से अभी मैंने आपको एक चीज बताई। मैंने कहा क्या, मैंने कहा भैया देखिए इसका मास 3 किलोग्राम है और इसका मास मेरे भाई 2 किलोग्राम है, तो नीचे खींचने वाला फोर्स जो mg फोर्स है वो 30 न्यूटन का लग रहा है, और यहां जो mg फोर्स 20 न्यूटन का है वो रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर तो ध्यान से देखिए 30 कह रहा है चल नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, ये इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो क्यों ना हम डायरेक्टली लिखें कि एक्सेलरेशन बराबर खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स बटे टोटल मास। बात समझ में आ गई? तो ये शॉर्टकट तरीका काफी फायदेमंद है, इसके लिए मैंने आगे बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं ताकि आप जल्दी जल्दी आपकी रिवीजन करा पाऊंगे। सपोज मैं पूछूं एक्सेलरेशन बताओ, आप सीधा बोलोगे सर इसका एक्सेलरेशन नीचे ए होगा, ए की वैल्यू होगी खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स बटे टोटल मास 2m + 3m। खत्म कहानी। अगर किसी को दिक्कत है कैसे आया तो भैया सॉल्व कर लो, खुद से पूरा सॉल्व कर लो, टेंशन टी मानो, एक्सेलरेशन सेम मानो, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो। मैं तुमसे पूछूं भैया इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए होगा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए होगा, आप तो ए की वैल्यू बता दो। आप फिर से बोलोगे सर खींचने वाला फोर्स है 3mg, रोकने वाला फोर्स है इधर 2mg। अगर आप फील करो तो यहां 3mg वाला फोर्स रोकने की कोशिश कर रहा है, यहां 2mg वाला फोर्स 3mg वाला फोर्स खींचने की कोशिश कर रहा है, और यहां 2mg वाला फोर्स को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो जो नेट फोर्स हो गया वो हो गया 3mg - 2mg बटे टोटल मास। टोटल मास कितना हो जाएगा 2m + m + 3m। याद रखना टोटल मास में टोटल मास लिखना है, टोटल मूविंग मास लिखना है। क्लियर है? ठीक है। उसी प्रकार ये भी डरना नहीं है, सवाल वही है, सवाल वही है। देखिए यार यहां टेंशन टी होती तो टी 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 यहां भी टी हो जाता। ठीक, यहां नीचे की तरफ 20 लगता तो यहां नीचे की तरफ 30 लगता। इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए होता तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए होता। ये कहानी वही है जो कहानी तेरी थोड़ी देर पहले की थी। एक्सेलरेशन बराबर खींचने वाला फोर्स 30 - 20 बटे टोटल मास 5 बराबर 2। आई होप तो यहां पे समझ गया होगा किस प्रकार के क्वेश्चंस यहां पे पूछे जाते हैं। और 2-4 सवाल देख ले जल्दी जल्दी, मैं यहां पे कुछ सवाल और करा देता हूं। इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए होगा, कोई पूछे एक्सेलरेशन ए बताओ कितना होगा, सर खींचने वाला फोर्स हो गया mg जो कि है 200, रोकने वाला फोर्स है सर इधर mg sin थीटा जिसकी वैल्यू है 50 बटे टोटल मास 10 + 20। खत्म कहानी। अब अगर आपसे पूछा जाए नहीं हमें तो टेंशन बताओ, टेंशन कितनी होगी, तो भैया इसकी किसी भी एक की एपीडी बना ले, तू चाहे इसकी बना ले, तू चाहे इसकी बना ले। अगर इसकी एपीडी बनाएगा यहां पे टेंशन टी, जैसे ही इसके लिए टेंशन टी मानेगा, इसके लिए F = m इक्वेशन लगा, एक्सेलरेशन नीचे है, आप सीधा लिखोगे नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पर रख दो, सॉल्व करके टेंशन निकाल दो। तरीका मेरे भाई यही है। क्लियर है? अब जैसे यही सवाल हो गया है, मैं यहां पूछूं, मैंने कहा भैया खींचने वाला फोर्स कितना है, तुम बोलोगे 200, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, सर रोकने वाला तो कुछ है ही नहीं, खींचने वाला फोर्स है 200, रोकने वाला फोर्स है सर कुछ भी नहीं है, और टोटल मास कितना हो गया सर, ये हो गया 30 + 20 50, एक्सेलरेशन बराबर 4। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अगर सपोज मैंने पीछे की तरफ कोई फोर्स लगा दिया, मैंने कहा अब बोलो, अब तुम क्या अब क्या एक्सेलरेशन निकालोगे, आप बोलोगे सर खींचने वाला फोर्स तो हो गया 200 और आप यहां पे 100 न्यूटन का फोर्स यहां पे जो है पीछे की तरफ लगा रहे हो बटे 30 + 20। खत्म। यही 100 न्यूटन का फोर्स मैं तुझे बाद में दे दूंगा। मैं तुझसे कह दूंगा कि भैया सपोज एग्जांपल के तौर पे यहां पे ने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया, जो हम लोग फ्रिक्शन वाला चैप्टर बाद में पढ़ेंगे, मैं म्यू दे दूं, म्यू की वैल्यू देके मैं आपसे कह दूं कि मैंने कहा फ्रिक्शन मौजूद है, बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वहां पर इसी प्रकार से हम सवाल करेंगे। वहां पे अगर फ्रिक्शन काइनेटिक लग रहा होगा तो हमें उसकी वैल्यू पता चल जाएगी, निकालना सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। उसके बाद जैसे ही हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, जैसे हम लोग ये बात पता कर लिए, सवाल तेरा फिर से वापस न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का ही बनके तैयार हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। उसके बाद कुछ इस तरह के सवाल भी हैं, जैसे कि अभी सवाल तो तुम कर ही लोगे, इसमें तो क्या टाइम वेस्ट करूं। ये HCB जैसे मिलता जुलता सवाल है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर भी आप देख पा रहे हो, मैंने बोल दिया सपोज एंगल 30 डिग्री है, तो देख ध्यान से देख, 40 न्यूटन का जो फोर्स है mg वो खींचने की कोशिश कर रहा है भारी मास से, इसका एक्सेलरेशन ऊपर a होगा तो इसका एक्सेलरेशन इधर a होगा, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे a होगा। तो a डायरेक्टली कैसे लिखूंगा, खींचने वाला फोर्स 40, ठीक है, इसका mg sin थीटा इधर लग रहा होगा, वो भी इस तरफ उसको सपोर्ट कर रहा होगा, mg sin थीटा की वैल्यू होगी 50 माइनस रोकने वाला mg 20 बटे
टोटल मास 4 + 10 + 2, खत्म कहानी। इस प्रकार से हम यहां पे एक्सेलरेशन निकालते हैं। बेसिकली आप ये मत समझिएगा आपने सिस्टम मान लिया क्या सर यहां पे एक्सेलरेशन सेम है क्या, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, एक्सेलरेशन सेम नहीं है। ये एक तरीका है। अगर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम है तो आप एक काम करो, यहां पे टेंशन T1 मानो इस रस्सी में टेंशन T2 मानो, इक्वेशंस बनाओ एक्सेलरेशंस के साथ और उसके साथ उसको सॉल्व करो, फाइनल आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन असली जो स्टेटमेंट था, बढ़िया स्टेटमेंट जो काम का था मेरे भाई, वो स्टेटमेंट तेरा ये वाला था, ये वाला। इस पर एक सवाल और देख ले, एक बड़ा बढ़िया सवाल इस पर रहता है, ध्यान से देखो कि सपोज एक रस्सी है, मैंने कहा ठीक है, यहां पर रस्सी में है सपोज एक बंदर, ठीक है, इसका मास है 10 किलोग्राम, बंदर का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a1 = 2 है, मैंने कहा ठीक है। यहां पर एक लाल वाला बंदर जिसका मास है 5 किलोग्राम, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 4 है, मैंने कहा ठीक है भैया a2। और यहां पर एक है सपोज नीला वाला बंदर, ऑल्दो नीला वाला बंदर होता नहीं है लेकिन ठीक है, इसका एक्सेलरेशन सपोज एग्जांपल के तौर पे ऊपर की तरफ a1 मैंने दे दिया 3 है और इसका मास मैंने बोल दिया कितना है 5, 10, 15 किलोग्राम। मैं आपसे पूछूं भैया मुझे बताते यहां पर टेंशन कितना होगा, मैंने कहा ठीक है। तो ये बड़ा स्मार्टली तरीका होता है कि अगर मैं इस पूरे को सिस्टम मान लूं, इस पूरे को, तो आप बोलोगे सर अभी स्टेटमेंट हमने लिखा था F नेट एक्सटर्नल बराबर टोटल मास m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 प्लस m4m4 जितने मासेस हैं। सेकेंड लॉ का मॉडिफाइड वर्जन है बेसिकली ये। मैंने कहा बस खत्म कहानी। मैंने कहा अब बताओ अगर मैं पूरे को सिस्टम मान लूं तो पूरे सिस्टम पर ऊपर कितना फोर्स लग रहा है सर T, नीचे कितना फोर्स लगेगा सर 10 किलोग्राम 10, 5, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 30, सर नीचे 30 किलोग्राम का mg मतलब 300 बराबर सर m1a1 मान लीजिए m1 है 10 गुणे में 2 प्लस m2a2 5 गुणे में 4 प्लस m3a3 15 गुणे में 3, खत्म कहानी। एक ही लाइन में आंसर एक ही लाइन में आंसर आ गया। कोई कहेगा नहीं 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 मुझे तो यहां पे टेंशन बताओ, यहां पे टी डबल डैश बताओ, टी डबल डैश, तब तुम इतने को सिस्टम मान लोगे, इतने को मतलब समझ रहे हो ना, तब तुम इतने को सिस्टम मान लोगे। सब किससे दिखाऊं मैं, इस वाले पेन से, इतने को सिस्टम मान लोगे, इतने को। तब आप क्या लिखोगे, ऊपर कितना फोर्स लग रहा है टी डबल डैश, नीचे कितना 15, 5, 20 का 200 बराबर m1a1 5 चौक 20 प्लस m2b2 15 या 45, खत्म कहानी। टेंशन पूछने का एक तरीका यह भी होता है कि वहां पे स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम लगा देता है, पूछ लेता है फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम। और नॉर्मल पूछने का एक तरीका यह भी होता है कि रीडिंग ऑफ द बेइंग मशीन। कभी कभी बेइंग मशीन लिख देता है, कह देगा भैया बेइंग मशीन की रीडिंग बता दो। दैट मींस आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि बेइंग मशीन की रीडिंग पूछ रहा है, इसका मतलब वो आपसे नॉर्मल रिएक्शन जानना चाह रहा है। क्लियर भाई साहब, चलो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आगे क्या क्या है। ठीक, ये इस प्रकार के सवाल तो हमने देख लिया। हाँ, एक सवाल ऐसा भी सर दोनों तरफ अगर इस प्रकार के इंक्लाइन मोशन इंक्लाइन हो जाए, दोनों तरफ इंक्लाइन प्लेन, तो मैंने कहा कुछ नहीं भैया, इधर खींचने वाला फोर्स mg sin 53 बड़ा फोर्स होगा, mg sin 53 होता है 80, और इधर पीछे की तरफ mg sin 37 जो कि होता है 60, ये खींचने वाला बड़ा हो गया। इसका मतलब एक्सेलरेशन इधर, इसका इधर, इसका इधर, आप सीधा बोलोगे एक्सेलरेशन बराबर खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स बटे टोटल मास। क्लियर है। इसके बाद तो आपको सारे सवाल, ये वो एचसीबी का क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद तो सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसान लगेंगे। ये देख ले उसी टाइप के सवाल हैं जो मैंने अभी तुझे बताए हैं, बस थोड़े से एचसीबी के क्वेश्चंस हैं। इनको भरपूर प्रैक्टिस के लिए, जब आपको कम समय में अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, मतलब कम समय में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी हो कि आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाए, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन वहां पे देख के लगा सकते हो। क्लियर भाई साहब। एक क्वेश्चन और लिया मैंने यहां पर। उठने वाले सवाल कभी कभी आते हैं। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूं मेरे भाई कि 10 किलोग्राम का मास है, बताओ ऊपर कितना फोर्स लगा दूं, मिनिमम फोर्स कितना हो कि 10 किलोग्राम का मास ऊपर उठ जाए। तो आप बोलोगे सर 100 से थोड़ा सा ज्यादा लगा दो। मैथमेटिकली आंसर आप 100 ही दोगे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। उसी प्रकार पर यहां पे सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि यहां पर एक बंदर है, बंदर का मास 10 किलोग्राम है, बताओ बंदर का एक्सेलरेशन ऊपर कितना हो जाए कि ये मास ऊपर की तरफ उठ जाए। तो ऐसे सवाल बहुत ही सिंपल होते हैं। बोले सर कुछ नहीं सर, देखो इसको ऊपर उठाना है, इसकी एबीडी बनाओ, ऊपर लगेगी टेंशन और नीचे लग रहा होगा सर mg। मैंने कहा ठीक है, mg कितना सर 400, सर नॉर्मल भी लग रहा हो। अगर आप चाहते हो इस ब्लॉक को ऊपर उठाना तो टेंशन की जो वैल्यू है ना वो 400 तो कम से कम होनी चाहिए, मिनिमम से मिनिमम। मैंने कहा ठीक है। अब बंदर का एक्सेलरेशन पूछा है तो बंदर की एबीडी बना ले भैया। बंदर की एबीडी बनाएगा तो ऊपर लग रही होगी टेंशन, जिसको मैंने बोला टी, जो भी हुआ टी को टी रहने दे, और नीचे होगा उसका एक्सेलरेशन mg, सॉरी नीचे लग रहा होगा उस पर फोर्स mg जिसकी वैल्यू है 100। मैंने कहा ठीक है। बंदर की एबीडी बनाई, ऊपर लगी टेंशन, नीचे लगा mg, बंदर का एक्सेलरेशन मान के चलो ऊपर है a। अब टेंशन की वैल्यू अगर 400 हो जाएगी तो ये 40 किलोग्राम वाला ब्लॉक ऊपर उठ जाएगा।
मुझे इस ब्लॉक को उठाना है, इसका मतलब टेंशन की वैल्यू को मुझे कम से कम 400 करना है। अगर टेंशन की वैल्यू कम से कम 400 है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? आप सीधा बोलोगे सर ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बराबर इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब 300 बराबर मास कितना है मेरे भाई 10 किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन, तो ए बराबर कितना निकल के आ जाएगा 30। अगर बंदा 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से ऊपर जाएगा तो फिर आप बोल सकते हो 30 या 30 से ज्यादा, तो जो इधर वाला मास है वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? उठ जाएगा। तो इस टाइप के सवाल जो है मिक्स कर करके तुम्हारे सामने पूछे जाते हैं। अभी यही सवाल यहां पूछ लेगा यार, ये सवाल देख यहां पूछ लेगा, यहां पर काम मैंने कहां कराया था सवाल, ये वाला देखिए, ये वो यहां पूछने की बजाय, ये देने की बजाय वो यहां पर, सॉरी देख ऐसे पूछ लेगा सवाल, ऐसे ये ऊपर जाएगा और यहां पे एक पुली बना देगा और पुली बना के यहां पर एक मास रख देगा, एम डैश मास रख देगा, सपोज 50 किलोग्राम या कुछ भी रख देगा, या एम डैश रख देगा, ठीक है। कह देगा भैया वो मास की वैल्यू बता दो कि जस्ट छूट जाए, तूने टेंशन की वैल्यू निकाल ली, टी डैश जो भी आएगी उसी टी डैश को एम डैश के बराबर, मतलब समझ क्वेश्चन को कहीं से भी कैसे भी मिक्स करके पूछा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? आई नो ये बहुत फास्ट चल रहा है बेटा, लेकिन इतने की तो जरूरत है क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है ये, क्योंकि चल खैर बातें नहीं करते, मुद्दे पे आते हैं। इसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल बच गया था, वो मैंने देखा भी चेक किया, स्प्रिंग कटिंग वाला, कि सपोज कोई आपके पास स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, उसकी लेंथ अगर एल है, आपने सपोज उसके टुकड़े कर दिए, 3 टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए, 1000 टुकड़े कर दिए, कितने भी टुकड़े कर दिए, सपोज मैंने यहाँ पे 3 टुकड़े मान लिए हैं और तीनों टुकड़े की जो लेंथ है वो अलग अलग है, L1 L2 L3, तीनों टुकड़े की लेंथ अगर अलग अलग है तो उनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो भी बदल जाता है। क्लियर है? अगर L1 लेंथ का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, K1 है, L2 लेंथ का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है और L3 लेंथ का स्प्रिंग कांस्टेंट K3 है, तो हमारे सामने जो स्टेटमेंट आता है जो तुझे याद रखना वो ये है कि सर K इंटू L का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है, मतलब सर K इंटू L बराबर K1 इंटू L1 बराबर K2 इंटू L2 बराबर K3 इंटू L3। ये कैसे आया ये हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी में, यहां पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये टर्म याद रखो। क्लियर है? जैसे मैं एक प्रश्न पूछूं, भाई स्प्रिंग कांस्टेंट K है और लेंथ L है, हमने इसके 2 टुकड़े कर दिए, L/2 L/2, 2 इक्वल टुकड़े कर दिए, तो भाई जब 2 इक्वल टुकड़े कर दिए तो इसका मतलब जब लेंथ सेम है तो K इंटू L का प्रोडक्ट सेम होना है, तो इसका मतलब K भी दोनों का सेम हो जाएगा। आपसे पूछा जाए वैल्यू बताओ तो तुम बोलोगे सर K इंटू L बराबर K1 इंटू L/2 बराबर K2 इंटू L/2। इतने को सॉल्व करोगे, ये लेंथ L है, L से L कैंसिल आउट, K1 बराबर तुम्हारा आ जाएगा K2 और बराबर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। स्प्रिंग कटिंग के कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो मैंने यहां पे लिख दिया है कि मास दिया होगा और उनके बीच में स्प्रिंग लगे होंगे और बोला भैया एक स्प्रिंग को कट कर दिया है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ A एंड B जस्ट आफ्टर लोअर स्प्रिंग इज कट। ठीक, इस प्रकार के सवाल आपने अपने किताबों में देखे होंगे, क्योंकि मेरा फर्ज है रिवाइज कर रहा है तो मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। बेसिकली ये इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। वजह यह है कि पिछले 20 सालों में 25 सालों के अगर आप सवाल उठाकर देखोगे जेईई मेंस के, जेईई एडवांस के, तो जेईई मेंस में तो शायद ही कभी पूछा है और जेईई एडवांस ने सवाल बस 1 या 2 बार पूछा है। ठीक है, 2 बार ये सवाल पिछले 20-25 सालों में पूछा गया है, तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमको कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट इसके पीछे बस इतना सा है कि सबसे पहले स्प्रिंग फोर्सेस निकाल लो, उसके बाद जो स्प्रिंग कट गया वो मर गया और जो स्प्रिंग बचा है वो सडन चेंज नहीं होता। स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है कि वो सडन चेंज नहीं होता है। जैसे ये सवाल मैं आपको बताऊं, मैं ये सवाल आपको करके दिखा देता हूं किस प्रकार इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भैया बताइए इसमें एफ स्प्रिंग की वैल्यू कितनी होगी ऊपर वाले स्प्रिंग में। तू बोलेगा सर ये नीचे दोनों मास को बर्दाश्त किया हुआ है, इन दोनों मास को होल्ड करके रखा हुआ है, तो 3m 2m और m 3m हो गया, तो सर इसकी वैल्यू हो जाएगी 3mg। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये बता ये एफ स्प्रिंग की वैल्यू कितनी होगी? तो बोलेगा सर इस स्प्रिंग की वैल्यू हो जाएगी 2mg। मैंने कहा ठीक है। अब लोअर स्प्रिंग कट कर दिया, मतलब इस स्प्रिंग को उड़ा दिया। जैसे ही इसको उड़ाओगे तो जो बी मास है 2m वाला, इसको मैं बी बोल रहा हूं, ये नीचे गिर जाएगा, फ्री फॉल हो जाएगा, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा नीचे की तरफ g। फ्री फॉल हो गया, फ्री फॉल मतलब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g। वही अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भैया इसका ए वाले का मास बता दो कितना, ए वाले का एक्सेलरेशन कितना होगा, तब आप बोलोगे कि सर देखो ऊपर की तरफ अगर आप इसके बीडी बनाओ तो ऊपर लगेगा स्प्रिंग फोर्स, नीचे लगेगा mg। अब ध्यान से देखना। मैंने कहा ठीक है, ध्यान से देख। मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट कॉपी में बना रहा हूं। यहां पर मैंने इसको काट दिया, ये तो उड़ गया, ये उड़ गया, ये नीचे धड़ाक से गिर गया। ठीक है, अब ये बचा। मैं बोलूं बता इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो तुझे बस एफबीडी बनानी है।
एफबीडी में टेंशन फोर्स, याद रखना, टेंशन सुस्त फोर्स है, आलसी फोर्स है, उसे सालों को पता भी नहीं होता है कि उसका पत्ता कट चुका है, उसको थोड़ी देर के बाद पता चलता है। तो जस्ट कटने के बाद आपसे अगर एक्सीलरेशन पूछे, आप एफबीडी बनाओ और जो स्प्रिंग फोर्स है उसकी वैल्यू वही रखो जो थोड़ी देर पहले थी। जैसे मैं इसकी एफबीडी पूछूंगा ए मास की, तो आप बोलोगे सर नीचे लग रहा होगा mg और ऊपर लग रहा होगा स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि ऊपर स्प्रिंग है। मैं कहूं कितना लग रहा होगा, बोले उतना जितना थोड़ी देर पहले था। थोड़ी देर पहले कितना था? 3 mg, ऊपर 3 mg नीचे mg, इसका एक्सीलरेशन आ गया ऊपर a, तो एक्सीलरेशन आप बोलोगे ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बटे मास m बराबर 2g ऊपर की तरफ। क्लियर है? ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर है? आई होप तुझे चीज क्लियर हुई होगी। एक सवाल और मैंने ले लिया यहां पर, जल्दी से इसको मैं यहीं पे डिस्कस कर देता हूं कि अगर बीच वाला स्प्रिंग को कट कर दिया तो ए बी सी तीनों का एक्सीलरेशन बताओ। ध्यान से देख, क्या करना है सवाल करने का तरीका, सबसे पहले स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू निकालो, जो कट गया वो मर गया। उसके बाद क्या करो, उसके बाद जो है एफबीडी बनाओ, जिसका एक्सीलरेशन निकालना उसकी एफबीडी बनाओ, और अगर जो स्प्रिंग फोर्स कोई बचा है पुराना, वो उतना ही फोर्स लगाएगा जितना थोड़ी देर पहले था। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई ये वाला स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा, F1 बताओ। सर तीनों मास को ये होल्ड करके बैठा हुआ है, कटने से पहले ये 3 mg फोर्स लगा रहा होगा, ये कटने के बाद 2 mg फोर्स लगा रहा होगा, सॉरी कटने से पहले 2 mg लगा रहा होगा, और ये कटने से पहले mg फोर्स लगा रहा होगा। नीचे mg, 2 mg, 3 mg। ठीक है, बैलेंस है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, अब सब लोअर स्प्रिंग को तुमने कट कर दिया, इसको मिडिल को, सपोज ये मिडिल को कट कर दिया। जैसे ही आपने मिडिल को कट कर दिया, मैंने पूछा ए का एक्सीलरेशन बताओ। आप बोलोगे सर ए की सबसे पहले तो एफबीडी बनाओ। नीचे कौन सा फोर्स? सर mg। ऊपर कौन सा? स्प्रिंग फोर्स। कितना? जितना थोड़ी देर पहले था। तो एक्सीलरेशन कितना हो गया? तो 3 mg ऊपर, mg नीचे, नेट आया 2 mg ऊपर, इसका मतलब एक्सीलरेशन आ गया ऊपर की तरफ 2। ऐसे करते हैं सवाल। मैं तुझसे पूछूं, चलो बी की एफबीडी बनाओ, बी का एक्सीलरेशन बताओ। सब बी की एफबीडी बनाओगे तो नीचे लगेगा एक mg खुद का, और एक नीचे लगेगा स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स कितना? जितना थोड़ी देर पहले था। पहले कितना लग रहा था? mg। अभी भी कितना लगेगा? mg। तो इसका एक्सीलरेशन नीचे कितना हो जाएगा? 2g। बिल्कुल उसी प्रकार सी वाला पार्ट, सी में अगर तुझसे पूछूंगा भैया सी की एफबीडी बना, तो बोलेगा नीचे mg, ऊपर स्प्रिंग फोर्स। मैं पूछूं कितना स्प्रिंग फोर्स, बोले उतना जितना थोड़ी देर पहले लग रहा था। थोड़ी देर पहले कितना लग रहा था? mg। अभी भी कितना लगेगा? mg। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सी 0। अब ये बात थोड़ी बर्दाश्त नहीं होती, एक्सेलरेशन सी 0 कैसे आ गया सर? भाई 0 ही आता है। ठीक है, 0 ही आता है। अब तो कहेगा सर ये तो नीचे तो गिरेगा ना। अरे नीचे गिरेगा, वो थोड़ी देर के बाद गिरेगा। यहां से समझो, इफ द मिडिल स्प्रिंग फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी जस्ट आफ्टर स्प्रिंग कट। हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो जस्ट आफ्टर के बाद करते हैं। थोड़ी देर के बाद तो कहानी बदल जाएगी सर। थोड़ी देर के बाद 5 सेकंड के बाद कैसे निकालेंगे, वो हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर में, उसके एडवांस लेवल के सवालों में। लेकिन अभी के लिए तो हम स्प्रिंग के कटने के जस्ट बाद के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बात समझ में आ रही है? चल, स्प्रिंग कटिंग भी बहुत कम समय में हो गया यार, है? तो बेटा ये हमने देख स्प्रिंग कटिंग के सवाल भी कर लिए, स्प्रिंग फोर्स भी हो गया, टेंशन फोर्स भी हो गया। ठीक है, एक हमको ओवरव्यू लेना है चैप्टर का। जाहिर सी बात है डिटेल में ज्यादा पढ़ने का वक्त तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं टेंशन फोर्स देख लिया, हमने नॉर्मल फोर्स देख लिया, ठीक है, हमने mg फोर्स देख लिया, हमने स्प्रिंग फोर्स भी देख लिया, हमने इनके साथ सवाल भी कर लिए, F = ma की प्रैक्टिस भी कर ली, पुली वाले सवाल भी हम लोगों ने कर लिए। ठीक है, और जो है हम लोगों ने इंक्लाइन प्लेन के सवाल भी कर लिए हैं। और इसके बाद जो हमारे बचते हैं, फिर अगला पार्ट जो हमारा बचता है, फिर जो इंपॉर्टेंट है, जो कि वो है हमारा क्या, एक है सूडो फोर्स, एक है हमारा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, रस्सी का कंस्ट्रेंट और वेज कंस्ट्रेंट, इनसे मिले जुले सवाल। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं उन्हीं चैप्टर की तरफ, इन्हीं लेक्चर के। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जिसका नाम है सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स समझने के लिए, क्योंकि आप भी समझते हो कि समय का कंस्ट्रेंट थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं एक बार इसको अच्छे से ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल लूं, मैं आपसे बोलूं भाई साहब एक लिफ्ट है और लिफ्ट ऊपर ए एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, और यहां पर एक मास सपोज m रखा हुआ है। ठीक है सर, m रखा हुआ मास है। मैं आपसे पूछूं भाई मुझे एक बात बता, इस पर नॉर्मल रिएक्शन बता दे कितनी लग रही होगी यहां से, कहां से? नीचे जो लिफ्ट का जो फ्लोर है उससे। तो आप सीधी एफबीडी बनाओगे, आप बोलोगे कि सर जी देखो मैंने जमीन से कैलकुलेशन करी और मुझे साफ साफ दिख रहा है कि सर नीचे सबसे पहले तो मैं लगाऊंगा mg। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, नीचे mg, और ऊपर लगाएंगे सर नॉर्मल रिएक्शन। मैंने कहा ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द बॉडी, आपने यहां पे लगा दिया।
जमीन से जब आपने देखा तो आपने बोला सर जी देखो इस ब्लॉक के साथ अगर मैं जमीन से अगर इसको ऑब्जर्व करूं तो नीचे लगा mg, ऊपर लगा नॉर्मल, क्योंकि लिफ्ट ऊपर a एक्सेलरेशन के साथ जा रही है तो इसका मतलब ये ब्लॉक भी आपको ऊपर a एक्सेलरेशन के साथ जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, मैं ऐसे कह दूं भाई साहब तू वहां पर है, मेरे हाथ में मोबाइल फोन है और जैसे जैसे मैं अपने हाथ को ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं तो भाई साहब मोबाइल का एक्सेलरेशन भी आपको उतना ही दिखाई देगा जो मेरे हाथ का एक्सेलरेशन था। दैट मींस आपको दिखाई देगा भैया इसका जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ a होगा। मैंने कहा करेक्ट है। तो मैंने कहा अब इसकी इक्वेशन लिख के दिखाओ तो आप सीधा बोलोगे ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो नॉर्मल एक्शन की वैल्यू निकल कर आ जाएगी mg प्लस ma। ठीक है भैया, बिल्कुल करेक्ट बात, जो बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब प्रॉब्लम तब हुई जब कोई एक बच्चा ये बोले या कोई एक ऑब्जर्वर ये बोले कि भैया मैं तो इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इसके अंदर जाके चेक करूंगा। मतलब वो लिफ्ट के अंदर जाके बैठ गया, वो लिफ्ट के अंदर जाके बैठ गया और लिफ्ट पूरी एक्सेलरेशन ए से जा रही है। वो कहेगा भाई साहब अब मैं बताऊं मैं क्या, मैं अंदर जाके मैं निकालना चाहता हूं नॉर्मल रिएक्शन। सॉरी, जैसे वो लिफ्ट के अंदर जाके बैठा अब उसने अपनी कैलकुलेशन लगाई। उसने अपनी क्या कैलकुलेशन लगाई, उन्होंने बोला जी देखो लिफ्ट के अंदर बैठा हूं मैं, लिफ्ट के अंदर का मतलब तू ये समझ ले कि सपोज ये मोबाइल फोन है, ये तेरे दो पैर है और तू यहां जाके बैठ गया। ठीक, तो ध्यान से देख, जैसे मैं अपने हाथ को ऊपर लेके जाऊंगा तुझे ऐसा लगेगा भाई मोबाइल तो मेरे सामने रुका हुआ है। ठीक, तो इस बंदे ने जब एफबीटी बनाई तो उसने बोला जी देखो जी नीचे लग रहा होगा एक तो mg फोर्स लग रहा होगा, ये तो आपने बोला mg लगाना है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, और एक छुअन छुआई वाला फोर्स लग रहा होगा जिसका नाम होगा नॉर्मल एक्शन। मैंने कहा करेक्ट। अब इसके बाद इससे पूछा गया भैया तुझे कैसे दिखाई दे रहा है, ये कह रहा है जी मुझे तो रुका हुआ दिखाई दे रहा है, ये रेस्ट पे दिखाई देगा इसको, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसे दिखाई देगा, जीरो दिखाई देगा। तो इस बंदे ने जवाब दिया, बोला सर जी देखो मुझे तो रुका हुआ दिखाई दे रहा है, मैं तो एक बात बोलूंगा कि सर मेरे लिए तो इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स जीरो है, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। इसने आंसर दे दिया n बराबर mg। अब यहां पे घपला हो गया, बहुत बड़ा घपला हो गया। ठीक है, क्या घपला हो गया, बोले जो अंदर जाके बैठा वो तो आंसर दे रहा है mg, और जो जमीन पे बैठकर ताड़ रहा है वो आंसर दे रहा है mg प्लस ma। बोले इसका मतलब क्या है, क्या जमीन से कोई चीज ताड़ने पे ज्यादा दिखाई, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ज्यादा दिखेगी क्या? ये तो नॉर्मल रिएक्शन, इट इज अ रियल फोर्स, ये तो हर फ्रेम से सेम रहेगा। इसका मतलब इसका आंसर तो जमीन से भी उतना ही आना चाहिए था, और फ्रेम के अंदर मतलब लिफ्ट के अंदर जाके वही आंसर आना चाहिए था। किसी भी फ्रेम से आप देखते तो उसका आंसर तो सेम आना चाहिए था, लेकिन यहां पर आंसर आया गलत। अब जब आंसर गलत मतलब दोनों आंसर अलग अलग आए तो फिर जाहिर सी बात है कोई सही बोल रहा है कोई झूठ बोल रहा है। जैसे ही आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपको पता चला कि ये वाला जो आंसर था मेरे भाई वो सही था, और ये वाला जो आंसर था वो क्या था, गलत था। तो यहां से हमें एक चीज ये पता चली कि सर जो न्यूटन का जो लॉ है वो यहां पर फेल हो गया। जो भी लॉ आपने यहां पे लगाया है वो जो है लिफ्ट के अंदर जाके क्या हो गया, फेल हो गया। तो ऐसे फ्रेम को जहां पर न्यूटन लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, और ऐसे फ्रेम जहां से एप्लीकेबल होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इनर्शियल फ्रेम। याद रखने का तरीका नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल, नॉन मतलब नहीं, जहां एनएलएम वैलिड नहीं है उसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है भाई साहब, तो कोई भी एक्सेलरेटेड फ्रेम हो, चाहे वो ऊपर जाती हुई कोई लिफ्ट हो जिसका एक्सेलरेशन ए हो, चाहे ऊपर उड़ता हुआ कोई गुब्बारा हो जिसका एक्सेलरेशन ए हो, चाहे आगे जाती हुई कोई गाड़ी हो जिसका एक्सेलरेशन ए हो, कोई भी एक्सेलरेटेड बॉडी जो जमीन के रेस्पेक्ट में जिसके पास एक्सेलरेशन है वो हमारी हो जाएगी कैसी कैसी कैसी, नॉन इनर्शियल फ्रेम। बस तू याद ऐसे रख, एक्सेलरेशन है तो गड़बड़ है, खत्म कहानी। ठीक है, याद रखने का तरीका, एक्सेलरेशन है तो गड़बड़ है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है मतलब दैट इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। किसी बॉडी के पास एक्सेलरेशन है जमीन के रेस्पेक्ट में तो उसके ऊपर अगर तू जाके बैठेगा तो मैं बोलूंगा तू अपनी कैलकुलेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में कर रहा है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर तू अपनी कैलकुलेशन करेगा, सीधी सीधी कैलकुलेशन करेगा, तो भैया पड़ेगा रैपट। रैपट मतलब समझ गया होगा, मैं क्लास की बातों को याद दिला रहा हूं, पड़ेगा रैपट। रैपट पढ़ने का मतलब सीधा हो गया कि भाई साहब तेरा आंसर आ जाएगा गलत। अब ये आंसर गलत आ गया। गलत क्यों आया, जब इससे पूछा भैया क्यों गलत निकाल के दे रहा है तो उन्होंने कहा जी देखो जो तुमने मुझे सिखाया मैंने वो लगाया, तुमने नॉर्मल लगाने सिखाया मैंने लगा दिया, एमजी तुमने सिखाया मैंने लगा दिया, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। या तो आपने मुझे गलत सिखाया है, जाहिर सी बात है, या आपकी तरफ से कोई भूल चूक है, मेरी तरफ से कोई भूल चूक नहीं है, मैंने तो वही लगाया जो आपने सिखाया है। तो जब देखी गई तो भैया इसकी बात भी बिल्कुल सही थी। तो यहां से पता चला कि न्यूटन के जो लॉ थे वो यहां पर जो थे हमारे यहां पर गड़बड़ा गए, यहां पर एप्लीकेबल नहीं थे। तो इनको करेक्ट करने के लिए, किनको करेक्ट करने के लिए, न्यूटन लॉ को वैलिड बनाने के लिए हमने फिर एक काम किया। क्या काम किया, हमने सोचा कि यार चलो क्यों ना एक जुगाड़ निकाला जाए, जिस जुगाड़ का कोई लॉजिक नहीं है। मैं पहले बता देता हूं, उस जुगाड़ का कोई लॉजिक नहीं है, बस ये एक कोशिश की गई कि चलो एक बार ऐसे करके देख लेते क्या 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 पता हमारा आंसर आ जाए। तो ऐसे करके देखा गया तो हमारी सारी कैलकुलेशन फिट हो गई। क्या करके देखा गया, हमने बोला भैया तो एक काम कर, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा दे, जिसको हमने बोला सूडो फोर्स। बोला काहे लगा दे एक्स्ट्रा,
अबे लग तो रहा नहीं है, फिर क्यों लगाते हैं सर जी? हम नहीं लगा रहे सर। मैंने कहा नहीं नहीं लगा दे भाई लगा दे। बोला क्यों लगा दे? मैंने कहा लगा दे मेरे भाई लगा दे। बोले नहीं लगाएगा तो गलती हो जाएगी वही वाली, नॉर्मल बराबर एमजी आंसर दे देगा, सवाल गलत हो जाएगा तेरा। ठीक, आगे जाएगा तो जेई में सिलेक्शन नहीं होगा तेरा। अब तो लगाएगा? हाँ अब लगाऊंगा, जेई में सिलेक्शन वाली बात करते हो तो फिर तो लगाऊंगा। बोले ठीक है। मैंने कहा एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा दे जिसका नाम रखा सूडो फोर्स। क्यों सूडो? क्योंकि रियल में तो है ही नहीं भैया। टेंशन फोर्स लगता है, एमजी फोर्स लगता है, ये लगने वाले फोर्स है। टेंशन फोर्स, एमजी फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक, ये नॉर्मल फोर्स, ये सच्ची मुच्ची में लगने वाले फोर्स है। लेकिन ये तो लग ही नहीं रहा है, लग तो केवल यहां पर नॉर्मल और एमजी दो ही फोर्स लग रहे हैं बस। लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती लगा रहे हैं, इसलिए हमने बोला इसको सूडो फोर्स। बोले ठीक है सर आप कह रहे हो तो आप ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, मैं नॉर्मल को थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूं ताकि और अच्छे समझ में आए। तो बोलेगा ठीक है सर हम इसको जो है काम आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। तो बोला कि एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाओ जिसकी वैल्यू होगी मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ आदमी, और इसकी डायरेक्शन होगी आदमी की एक्सेलरेशन के अपोजिट। मतलब तो लिफ्ट के अंदर जाके बैठ गया, आदमी के एक्सेलरेशन की तरह ऊपर, तो इसका मतलब एक एक्सेलरेशन इसका मतलब आदमी का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो इसके अपोजिट मतलब नीचे की तरफ एक फोर्स और लगा दे एक्स्ट्रा, जिसका नाम क्या है? मास ऑफ ब्लॉक। मास ऑफ ब्लॉक मतलब जिसमें लगा रहे हो इनटू एक्सेलरेशन ऑफ आदमी, जो कि कितना है ए। ये जबरदस्ती जो फोर्स लगाया हमने, इसी को हम लोग मेरे भाई क्या बोलते हैं? हम इसको सूडो फोर्स। ठीक है सर, ओके सर ये तो बताओ। मैंने कहा क्या? बोले सर एक किसका है? आदमी का। अच्छा, बोले अब? मैंने कहा अब इस आदमी से बोल। मतलब ताड़ने का लाइसेंस है, ताड़ने का लाइसेंस समझ रहे हैं ना? जब भी बैठो किसी एक्सेलरेटेड गाड़ी पे जाके बैठो तो बैठने से पहले तू दे दे भैया किराया। ठीक, इसको मैं ऐसे बोलता हूं, बैठने से पहले टिकट खरीद ले, बैठने से पहले किराया दे दे। मतलब ताड़ने का लाइसेंस, मतलब बैठने से पहले सूडो फोर्स दे दे। किस पर? कब बैठ, किस पर कब देना हो, कब देना हो, कैसे देना है? जब भी कभी आप किसी चलती हुई गाड़ी, उड़ता हुआ गुब्बारा, ऊपर जाती हुई लिफ्ट, एक्सेलरेटेड वाली, ठीक, अगर आप उसके अंदर बैठ के ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो जाहिर सी बात है सबसे पहले आप सूडो फोर्स दे दो। अब जैसे ही सूडो फोर्स दे दिया, अब इससे पूछ ओए कैसा दिखाई दे रहा है? बोले मुझे तो रुका हुआ दिखाई दे रहा है। ये कहेगा मुझे रुका हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है जीरो, तो सीधा बोलेगा सर ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, ऊपर लगा नॉर्मल, नीचे लगा एमजी और एमए, और तेरा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया भाई साहब? मैच कर गया। मतलब मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यहां पर यह है कि सूडो फोर्स, अब ध्यान से सुनना, मैंने 5-6 मिनट में सब कुछ वेरीफाई करा, सब कुछ रिवाइज करा दिया आपका। अब आपके डाउट सुनो। सर सूडो फोर्स लगाते कब है? मगर जब भी किसी नॉन इनर्शिया फ्रेम पे जाके बैठ के कैलकुलेशन करेगा। तो नॉन इनर्शिया फ्रेम क्या होता है? कोई सा भी एक्सेलरेटेड फ्रेम। अच्छा सर अगर जमीन पे बैठ के सॉल्व करे तो सूडो फोर्स लगाने की जरूरत है क्या? मगर तू जमीन पे बैठेगा तो तेरा एक्सेलरेशन क्या हो गया? तो जीरो। तो मैं सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो सबसे पहले सूडो फोर्स की वैल्यू समझना बहुत जरूरी है। तो सूडो फोर्स होता है, मैं यहां लिख देता हूं पी एफ सूडो, सॉरी पी सूडो कह रहा हूं मैं, एफ सूडो फोर्स होता है सर इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ आदमी। लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो जवान से तो मेरे भाई आदमी निकलता है। या फिर तू ये लिख ले, मास ऑफ ब्लॉक, स्टाइल मार के लिख ले, एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। ले भाई साहब ये तेरा हो गया एब्सोल्यूट। बात समझ में आई? मतलब सर ये लगाते कब है? मैंने कहा ये तब लगाएंगे जब तेरा मन करेगा कि मैं किसी चलती हुई गाड़ी के ऊपर जाके बैठूंगा। चलती हुई गाड़ी में एक्सेलरेटेड, ठीक है, मतलब किसी के पास एक्सेलरेशन हो, मतलब कोई एक्सेलरेटेड कार हो, या कोई लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही हो, या कोई गुब्बारा ऊपर एक्सेलरेट कर रहा हो, ठीक, किसी भी एक्सेलरेशन वाली बॉडी के ऊपर जाके बैठ जाएगा। तो भाई साहब बैठने से पहले तो ये देना पड़ेगा किराया, उस किराए की वैल्यू बैठने से पहले तो ये देना पड़ेगा सूडो फोर्स, उस सूडो फोर्स की वैल्यू होती है मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ आदमी। कंफ्यूज मत होना, मैं 4 स्टेटमेंट बोलूंगा, ठीक है? बच्चे अक्सर इसमें गलती कर देते हैं। सर सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, गलत। मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ आदमी, करेक्ट। मास ऑफ ब्लॉक इनटू, नहीं, मास ऑफ एक्सेलरेशन, सॉरी, मास ऑफ आदमी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, गलत। मास ऑफ आदमी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ आदमी, गलत।
डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक। मास ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक मतलब जिसपे सूडो फोर्स लगा रहे हो इनटू एक्सेलरेशन ऑफ आदमी। अब जैसे इसके सवाल देख, इस पे क्वेश्चन देख तो फिर मजा आएगा। जैसे मैंने एक सवाल लिया, समय बचाने के लिए पहले से लिख दिया। मैंने बोला कि भाई साहब यहां पर एक बेंच है और इसके ऊपर एक मास रखा हुआ है और ये बेंच आगे ए एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है। मैंने पूछा भैया एक्सेलरेशन की वैल्यू बता दो कि ये जो छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है ये ब्लॉक इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है। मतलब कहानी ये हो गई है, मैं करके दिखा दूं। भैया देखिए मोबाइल फोन है और मैं इसको आगे ए एक्सेलरेशन दे रहा हूं, मैं कह दूं भैया बता दे इसका एक्सेलरेशन आगे कितना हो, आगे 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 टिंग 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 टिंग। देख ले भैया ऐसे 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 ऐसे, ठीक। तो कितना एक्सेलरेशन, अब तू कहेगा सर ये चीटिंग है, उसमें तो फ्रिक्शन था, ठीक है मान ले फ्रिक्शन नहीं है यहां पर। तो आगे कितना एक्सेलरेशन दे दूं इसको मैं कि ये जो छोटा सा ब्लॉक है ये नीचे ना गिरे, ठीक है सर। अब ये सवाल जमीन से तुम कर ही लोगे, जमीन से तो तुम करना कैसे सर, इसकी एपीटी बनाओ, ठीक है सर। जमीन से अगर आप देखोगे तो तुझे मोबाइल देख आगे जाता हुआ दिखाई दिया था, ठीक। तो सर जमीन से देखोगे तो ये ब्लॉक तुझे आगे जाता हुआ दिखाई देगा, करेक्ट है। जमीन से देखोगे तो ब्लॉक तुझे आगे जाता हुआ दिखाई देगा। ब्लॉक की एपीटी बना, क्या ब्लॉक ऊपर जाता दिखाई दे रहा है? नहीं। नीचे जाता दिखाई दे रहा है? नहीं। तो इसकी एपीटी बनाना, सारे फोर्सेस को तोड़ लेना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स और आगे वाला जो भी फोर्स आएगा उसको बराबर कर देना मास इंटू एक्सेलरेशन के, तेरा आंसर निकल के आ गया। क्यों? क्योंकि अगर ये इसके रेस्पेक्ट पे इधर फिसलना शुरू कर देता तो इसका मतलब इसके पास एक नीचे भी एक्सेलरेशन हो जाता, तभी तो नीचे आ रहा है, ठीक। तो नीचे नहीं आ रहा है, केवल और केवल आगे जा रहा है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है इसके पास केवल एक्स में ही एक्सेलरेशन है और इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, तभी तो केवल और केवल आगे जाएगा। तो ये तेरी कहानी होगी अगर तू इसको कैलकुलेशन को करेगा जमीन से। तो मैं हल्का सा हिंट दे ही देता हूं कि जमीन से अगर तू सॉल्व करेगा तो देख तेरे सामने ऐसी कैलकुलेशन आएगी। देख कैसी कैसी सर जी, देखो नीचे लग रहा है mg, इधर लग रहा है नॉर्मल, मैंने कहा ठीक है, और ये एंगल है थीटा, मैंने कहा करेक्ट, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, मैंने कहा करेक्ट, ठीक। तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, तो n cos थीटा ऊपर और n sin थीटा आगे। तो कहानी मेरे भाई ये है कि n cos थीटा बराबर हो जाएगा mg, क्योंकि ये ब्लॉक केवल आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, और आगे वाला जो फोर्स है n sin थीटा ये बराबर हो जाएगा m इंटू ए के। रेशियो ले ले, tan थीटा बराबर a बाई जी, a बराबर g tan थीटा, खत्म सवाल। ये सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर दिया जमीन के रेस्पेक्ट में। अब बात करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, अब बात करते हैं हम लोग जो है यहां पे सूडो फोर्स के लिए किस तरह सूडो फोर्स का कंसेप्ट अप्लाई करें। अब बात करते हैं हम वेज के रेस्पेक्ट में। मैंने कहा क्या, मैंने कहा यार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तू यहां जाके बैठ जा इसके ऊपर, इनफैक्ट यहां जाके बैठेगा तो ज्यादा सुकून में रहेगा। क्यों? जैसे ही तू यहां जाके बैठेगा तुझे ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक तुझे रुका हुआ दिखाई देगा। सोच, फील कर, हाँ सर रुका हुआ दिखाई देगा। मैंने कहा रुका हुआ दिखाई देगा तो इसका मतलब इट इज अ काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का सवाल हो गया था, इट इज अ काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम क्वेश्चन, जिसमें तू बोलेगा कि इक्विलिब्रियम के सवाल तो बहुत आसान होते हैं, थोड़ा ताड़ी कर लो, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, दाएं वाला बराबर बाएं वाला, ये सब करना होता है उसमें। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, तो मैंने कहा तो क्यों ना यहां जाके बैठ जा, बस बैठने से पहले क्या दे दे, किराया। जिस वेज के ऊपर तू बैठा है वो वेज खुद आगे एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, इसका मतलब इस पे पीछे की तरफ किराया सूडो फोर्स दे दे m इंटू ए, ये दे दे भैया। ये ना देगा तो सवाल गलत हो जाएगा, रैप्टा पड़ेगा। अब मैंने कहा अब कर ले, अब इक्विलिब्रियम का सवाल है तो एक काम का तोड़ा ताड़ी करो, नीचे लगता है mg। अब सुन, मैं कंफ्यूज करने के लिए मैंने 2mb लिखा, ये mb लिखा, हो सकता है जो आदमी बैठा है उसका मास m' ले ले तू सपोज, तो यहां कंफ्यूज करने के लिए 3-3 मास हो गए, ठीक है। कि सूडो फोर्स क्या होता है, मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ आदमी। तो हमारी बात, इट इज नॉट द मास ऑफ आदमी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ, समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देख 3 मास दे दिए, आदमी का मास, ब्लॉक का मास और नीचे बेंच का मास। हमें सूडो फोर्स में लिखना है मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ आदमी, डोंट कंफ्यूज, ठीक। ठीक है सर। अब इसके बाद मैंने कहा बस थोड़ा ताड़ी कर ले, सवाल खत्म। तू बोलेगा सर इसमें एक फोर्स तो इधर लग रहा होगा, इसको तो मिटाई दे तू अब यहां से, इसको तो मैंने ऐसे लिखा था, सर इधर लग रहा होगा mg sin थीटा, मैंने कहा करेक्ट, और इधर लग रहा होगा mg cos थीटा। मैंने mg के दोनों कंपोनेंट कर लिए, मैंने कहा ठीक है। और सर इधर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल ऐसे होगा, मैंने शिफ्ट करके ऊपर थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया इसको। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बचा कौन, सर बचा ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो ma का एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर ma cos थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, और ma का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा ma sin थीटा, ठीक है। अब मैं इस आदमी से पूछूं भैया तुझे कैसे दिखाई दे रहा है ये, कहेगा मुझे तो रुका हुआ दिखाई दे रहा है। बोले रुका हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब उधर वाला फोर्स बराबर इधर वाला फोर्स। उधर कौन सा फोर्स लग रहा है सर, नॉर्मल। इधर कौन सा फोर्स लग रहा है सर, ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा, तो नॉर्मल बराबर होगा दिस प्लस दिस, और इधर वाला फोर्स बराबर उधर वाला फोर्स। इधर कौन सा फोर्स लग रहा है ma cos थीटा बराबर इधर कौन सा फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, खत्म सवाल। mm धाड़ धाड़ कैंसिल आउट, a बराबर निकल के आ गया तेरा g tan थीटा।
मतलब कहीं से भी तू बैठ के सॉल्व कर। देख, ऐसा नहीं है कि सूडो फोर्स के सवाल तू जमीन से नहीं कर सकता, सारे सवाल सूडो फोर्स के सारे सवाल तो जमीन पे बैठ के कर सकता है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें अगर हम लोग फ्रेम के अंदर जाके बैठ गए, लिफ्ट के अंदर जाके बैठ गए, तो सवाल थोड़े और आसान हो जाते हैं, हमारी कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कम हो जाती है। अब जैसे इस पे एक सवाल और लिया मैंने, ध्यान से देख, समय बचाने के लिए मैंने बोला कि फाइंड एक्सेलरेशन ए। ले भाई, समय बचाने के लिए मैं जल्दी जल्दी सवाल कर रहा हूं, ध्यान से देख। मैंने बोला भाई ये गाड़ी है, गाड़ी है ए एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, यहां पर एक मास है, मास पीछे की तरफ थीटा एंगल बनाकर इक्विलिब्रियम, मास ने थीटा एंगल बना रखा है और थीटा यहां पर कांस्टेंट है। दिस इज द इंफॉर्मेशन। मैंने बोला फाइंड द थीटा, ठीक है। तूने बोला सर जी एक काम करो, क्या सर, अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊंगा, ठीक है एफबीडी बना ले सर, एफबीडी बनाओगे तो नीचे लगेगा mg, इधर लगेगा टेंशन। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सूडो फोर्स ना देगा? अरे सर जमीन से लिख रहा हूं मैं, जमीन से, मैं ये कैलकुलेशन जमीन से कर रहा हूं। जब जमीन से कर रहे हो तो सूडो फोर्स की आवश्यकता क्या है? कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा सवाल हो गया बस, ये थीटा तो ये थीटा, इधर टी है तो ऊपर हो जाएगा टी कॉस थीटा और आगे आ जाएगा टी साइन थीटा। तो ये बंदा क्या बोलेगा? ये बंदा बोलेगा गाड़ी आगे ए से जा रही है तो मास भी आगे ए से जा रहा है, ना मास ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मतलब ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स मेरे भाई, और आगे वाला जो फोर्स है टी साइन थीटा, उसने एक्सेलरेशन दे दिया। रेशियो ले ले, उल्टा काम कर, इसको नीचे रख ले तो ज्यादा आसानी से रेशियो निकल जाता है। टेन थीटा बराबर ए बाई जी, ए बराबर जी टेन थीटा, खत्म सवाल। ये कहानी कब की? ये कहानी होगी अगर तूने जमीन के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया। अब बात करते हैं कि मान ले तेरा मन करा मैं तो गाड़ी के अंदर जाके बैठूंगा, मगर बैठ जा, बस बैठने से पहले क्या देते? तो बैठने से पहले मैं दूंगा किराया। पीछे की तरफ मैंने दे दिया एक सूडो फोर्स जिसकी वैल्यू मैंने दे दी m इंटू ए। सबसे पहले क्यों? मास इसका मास और एक्सेलरेशन, जो आदमी का एक्सेलरेशन है वो इसका एक्सेलरेशन हो गया है। मैंने कहा बस हो गया काम। अब बोलो, बोले सर एफबीडी बनाओ, नीचे लग रहा होगा mg, इधर लग रहा होगा टेंशन और ये एंगल हो गया है थीटा, ठीक है। अब देख ध्यान से देख, इधर लगी टी, टी का कंपोनेंट ऊपर टी कॉस थीटा और टी का कंपोनेंट आगे टी साइन थीटा। अब देख अल्फाजों में कैसे अंतर है, अल्फाजों में, वर्ड्स में कैसे अंतर होगा, कहानी को एक्सप्लेन करने का तरीका देख बदल गया। ये बंदा अब बोलेगा कि मुझे ये इक्विलिब्रियम पे दिखाई दे रहा है, मुझे ये रुका हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे रेस्ट पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और ये बोलेगा सर मुझे तो ये रेस्ट पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मेरे लिए तो आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स। दैट मींस वो बोलेगा सर आगे फोर्स लग रहा है टी साइन थीटा, पीछे लग रहा है ma, दोनों का रेशियो ले ले, a बराबर जी टेन थीटा। आई थिंक दोनों से तुझे क्लियर हो गया होगा। देख यहां पर हम ये बोलेंगे जमीन के रेस्पेक्ट में, जमीन वाला बंदा ये बोलेगा कि सर टी साइन थीटा ने, यहां पे टेंशन लगा, टी साइन थीटा का वर्टिकल कंपोनेंट तो mg से कैंसिल आउट हो गया और टी साइन थीटा, सॉरी मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, शायद मुझसे गलत अल्फाज निकल गए हो। मैं यहां पर जमीन पे बैठने वाला बंदा ये बोलेगा कि सर जो टेंशन लग रही है, टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट ने तो mg को कैंसिल आउट कर दिया और टेंशन का जो ये वाला कंपोनेंट आया था टी साइन थीटा, उसने m इंटू ए मतलब एक्सेलरेशन प्रदान कर दिया। टी साइन थीटा ने एक्सेलरेशन प्रदान कर दिया, दे दिया एक्सेलरेशन। यहां की कहानी ये है, लेकिन जैसे तू अंदर जाके बैठेगा तेरी कहानी कुछ ऐसे चेंज होगी। अब तू बोलेगा कि सर टी कॉस थीटा ने mg को बैलेंस कर दिया और टी साइन थीटा ने भी ma को बैलेंस कर दिया। टी साइन थीटा ने ma को बैलेंस कर दिया क्योंकि इस बंदे को ये इक्विलिब्रियम में दिखाई दे रहा है, रुका हुआ दिखाई दे रहा है। बात समझ में आई? आई होप तुझे ये चीज क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। हम जमीन से भी सवाल कर सकते हैं, अंदर बैठ के भी सवाल कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। अगर तू किसी चलती हुई गाड़ी के ऊपर जाके बैठेगा, अंदर जाके बैठेगा, वह बैठने से पहले क्या दे देगा? किराया। नीचे कमेंट करके लिख, जल्दी लिख कि क्या है सूडो फोर्स, लिख देना इट इज ए ताड़ने का किराया, ठीक है, ताड़ने का लाइसेंस लिख ले। जब भी मैं कभी चलती गाड़ी में, उड़ता गुब्बारे में, या फिर जो है ऊपर जाती लिफ्ट में, एक्सेलरेटेड वाली लिफ्ट में, एक्सेलरेटेड वाली बॉडी में जाके बैठूंगा, बैठने से पहले मैं किराया दूंगा ईमानदारी के साथ। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, जो मैंने सवाल तुम्हें ये कराया, अक्सर कुछ बच्चे इसको याद भी कर लेते कि इस टाइप का सवाल बहुत कॉमन है, किताबों में हर जगह मिलता है, इसका इस्तेमाल भी होता है काफी जगह, कि भाई साहब कि इन दैट केस अगर ये वेज है, वेज का एक्सेलरेशन कितना हो कि ब्लॉक ना गिरे, ब्लॉक वहीं का वहीं उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर रहे, तो एक्सेलरेशन होता है a बराबर जी टेन थीटा। अब इस पर बेस्ट एक छोटा सवाल है जो मैंने यहाँ पे ले लिया है HCB का, सेम सवाल है, मैं किनारे हो रहा हूं, आप स्क्रीन को पढ़ के जो है स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। मेरे पास अभी समय है नहीं, तुम जानते हो समय की थोड़ी सी किल्लत है हमारे पास, ठीक। तो सवाल बेसिकली बस सेम है। उसने ये बात पूछी है कि भाई आप ये बता दो कि फाइंड द मास m ऑफ द हैंगिंग बॉल। इन्होंने बोला इसका मास बता दो। मैं काम करता हूं, इसका मास m1
इसका मास m2, इसका मास m3 लिख देता हूं ताकि हम लोग m डैश स्मॉल m कैपिटल में कंफ्यूज ना हो। इसने बोला बता दो इसका मास कितना हो, तो ये कैलकुलेशन तो हम कर चुके हैं कि सर इसका जो एक्सेलरेशन a होगा उसकी वैल्यू g tan थीटा होनी चाहिए। क्यों इतनी होगी तो ये वाला मास इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेगा। और इस पूरा तामझाम ये एक तरीके से, कि तुझे ये नहीं लग रहा सवाल ऐसा हो गया, ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है तो इसका मतलब ये हो गया जैसे कि इसके ऊपर चिपक के बैठा हो। जैसे कि इसके ऊपर कैसे बैठा हो भाई साहब, चिपक के बैठा हो, ये इसके साथ चिपक के बैठा हुआ, कुछ ऐसी कहानी हो गई। जब इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन अगर आगे ए होगा तो इसका एक्सेलरेशन भी आगे ए होगा। तो सीधा फंडा बोलेगा, यहां पर लिखेगा सर एक्सेलरेशन बराबर सर खींचने वाला फोर्स m1g। यहां पे देख खींचने वाला फोर्स कौन सा लगेगा, m1g। ये तेरा एक पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया, ठीक है। सवाल तेरा ऐसा हो गया जैसे कि ये एक पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया जिसका मास है m2 प्लस m3 और यहां पर मैंने लगा दिया खींचने, ये यहां पे एक मास लटका दिया मैंने m1। तो एक्सेलरेशन बराबर खींचने वाला फोर्स, रोकने वाला कोई है ही नहीं, बटे टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 दैट इज इक्वल टू g tan थीटा। खत्म। इसके बाद की मैथमेटिक्स है, गुणा भाग कीजिएगा, सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा। अब इसका सूडो फोर्स का एक फायदा और है। क्या फायदा है, जी इफेक्टिव मेथड। मतलब क्या है, देख ध्यान सोचो। मतलब यह है कि मैं तुझसे पूछूं भाई साहब एक जमीन पर एक ब्लॉक रखा हुआ है तो बताओ इसमें नॉर्मल एक्शन की वैल्यू कितनी होगी। तू बोलेगा सर ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, नॉर्मल बराबर हो जाएगा mg के। ये ब्लॉक आपका जमीन पे रखा हुआ है। मैंने कहा करेक्ट। वही दूसरा प्रश्न मैंने पूछा, वही वाला जो थोड़ी देर पहले बोला था कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन के साथ, तो भैया मुझे बता दे यहां पर कितना नॉर्मल एक्शन की वैल्यू होगी। तो बोलेगा सर ये वही सवाल हो गया जो आपने अभी हमको यहां पे एक्सप्लेन किया था। कहां पे किया था, कहां पे किया था, यहां पे किया था। नॉर्मल किसके बराबर आ गया था, mg प्लस ma के। तो अगर मैं यही चीज आजा यही चीज अगर मैं तुझसे पूछूं तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाके ये बोलेगा सर जी देखो सबसे पहले तो लगाऊंगा मैं mg। मैंने कहा ठीक है, ऊपर लगा दूंगा नॉर्मल एक्शन। मैंने कहा ठीक है, नॉर्मल यहां लगेगा, शिफ्ट करके मैंने ऊपर कर दिया वेक्टरली। और सर जी देखो अंदर बैठा था, आपने बोला था कि बैठने से पहले, आपने टाइप भी करवाया था कि बैठने से पहले जो है किराया देना है, ताड़ने से पहले किराया देना है, ठीक। तो सर नीचे की तरफ हमने किराया दे दिया और किराया दे दिया m इंटू ए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तू ये बता नॉर्मल की वैल्यू कितनी है। तो बोलेगा सर नॉर्मल बराबर mg प्लस ma। व्हाट इज mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज ma, मजबूरी में लगाना पड़ा सूडो फोर्स। मैंने कहा ठीक है। हमने चमत्कारी काम किया। हमने क्या किया, इसमें से नॉर्मल रिएक्शन जब निकाली तो m इसमें से कॉमन निकाल लिया, ये आ गया g प्लस ए। अब हम अंदर बैठ कर कुछ ही उम्मीद कर रहे थे कि आंसर हमारा, जैसा पहले हम ये पहले जमीन पे बैठे थे तो पहले नॉर्मल किसके बराबर आया था, mg के बराबर आया था। तो मैंने कहा यार अभी भी कुछ mg जैसा आ जाए तो मजा आ जाएगा। तो जैसे ही हमने इस क्वेश्चन को हमने इससे रिलेट किया तो हमने सोचा कि g की जगह g प्लस ए आ गया तो क्यों ना इसको बोल दे g इफेक्टिव। मतलब हम ऐसी दुनिया में आ गए, अगर मैं इसको जूम कर दूं ना, देख जूम करना आता है मुझे, आज सीख का आया हूं मैं। देख ये देख मैंने जूम कर दिया, और मैंने इसको इतना जूम कर दिया कि मुझे लिफ्ट के बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा। लिफ्ट ही मेरी दुनिया है, लिफ्ट के अंदर जाके तू बैठ गया है। तुम्हारी बात ठीक, लिफ्ट के अंदर तू जाके बैठ गया, लिफ्ट ही तेरी दुनिया है। अब तुझे दिखाई दे रहा है क्या, तुझे दिखाई दे, मैं तुझसे पूछा नॉर्मल एक्शन बता दे, तूने बोला कि सर जब नॉर्मल एक्शन ने निकाला तो नॉर्मल एक्शन की वैल्यू आ गई mg प्लस ma, m कॉमन निकालिए g प्लस ए। तूने बोला सर इसको g इफेक्टिव बोल देते हैं। मतलब आंसर, मैं जब जमीन पे था तो मैंने आंसर दिया नॉर्मल बराबर mg, मैं लिफ्ट के अंदर बैठ गया तो मैंने आंसर दिया mg इफेक्टिव। मतलब मैं ऐसी दुनिया में आ गया, मैं ऐसी जगह पहुंच गया जिस दुनिया के लिए g की वैल्यू g इफेक्टिव मतलब g प्लस ए है। मतलब पूरी कैलकुलेशन में जहां जहां जी दिखता है वहां अगर मैं जी प्लस से लिख दूं तो हमारे सारे सवाल क्या बन जाएंगे मेरे भाई, आसान बन जाएंगे सारे। अब तू जी इफेक्टिव का मतलब यह मत समझना कि सूडो फोर्स कहां गया, सूडो फोर्स को कंसीडर कर लिया मैंने, सूडो फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों का कंबाइन कर दिया, मतलब हमने मैथमेटिकली कैलकुलेशन को और आसान बना दिया। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद जूम आउट भी तो करो, ये ना आता मेरे को। ठीक है, ठीक। तो इसी को हमने बोला क्या, जी इफेक्टिव कंसेप्ट। तो जैसी लिफ्ट ऊपर ए से जा रही थी तो हमने किधर दिया, हमने सूडो फोर्स दिया नीचे की तरफ
mg नीचे था, सूडो फोर्स नीचे था, mg प्लस ma दोनों कंबाइंड हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक्सेलरेशन लिफ्ट का ऊपर की तरफ है और तू अंदर जाके बैठेगा तो तू ऐसी दुनिया में आ गया जहां g की वैल्यू g प्लस ए है, और बिल्कुल उसी प्रकार अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो तू ऐसी दुनिया में आ गया जहां g की वैल्यू g माइनस ए है। इस पर मैं छोटे छोटे 2-3 सवाल कराता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल सवाल, मैंने बोला 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, टेंशन बताओ। पहला सवाल तो बोलेगा ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, आंसर विल बी 100। मैंने कहा करेक्ट। मैंने फिर एक काम किया, इसको लिफ्ट के अंदर रख दिया। मैंने बोला लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a बराबर 2 है। अब बोलो आंसर। तो बोलेगा सर अभी भी आंसर होगा mg ही आंसर होगा, बस g की जगह में g इफेक्टिव लग दूंगा, मतलब m इंटू जी इफेक्टिव, मतलब सर ये ऊपर a से जा रहा है, मतलब g प्लस ए मतलब 10 + 2। मास कितना है 10 गुणा 12 बराबर 120। ये कहानी है कि हमें पता है कि हमने क्या किया। हम अंदर जाके बैठे, हमने सूडो फोर्स दिया, हमने ग्रेविटेशन फोर्स दिया, हमने mg दिया, हमने सूडो फोर्स दिया, दोनों को इकट्ठा कर लिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मैं एक छोटा सवाल तुझसे पूछूं, भाई साहब एक, ये सवाल तुम्हें HC में देखने के लिए मिल जाएगा। ये एंगल थीटा है, मैंने बोला भाई साहब यहां से एक मास है, इस मास को मैंने ड्रॉप कर दिया, ठीक है सर मास है, इसको आपने ड्रॉप कर दिया, और ये वाली लेंथ L है। मैं तुझसे पूछूं बता इसको यहां आने में कितना टाइम लगेगा, फाइंड द टाइम। ये अगर t बराबर 0 है तो ये अगर t बराबर t0 टाइम होगा, देन फाइंड द टाइम जब ये नीचे पहुंचेगा। तो शायद ये बातें आप जानते हो कि mg लगेगा नीचे, इधर mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा, तो इधर लग रहा होगा mg sin थीटा, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आ जाएगा a बराबर g sin थीटा। आप सीधा लगाओगे इक्वेशन ऑफ मोशन, s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, मतलब t बराबर निकल के आ जाएगा 12/g साइन थीटा का अंडर रूट। खत्म सवाल। ये सवाल तेरा नॉर्मल सवाल था। अब इसी सवाल को मुश्किल बनाने के लिए मैं क्या कर दूं, मैं कह दूं भाई साहब कि मैंने यहां पर इसको इस पूरे तामझाम को लिफ्ट के अंदर रख दिया और ये लिफ्ट ऊपर ए एक्सेलरेशन के साथ जा रही है। हम कहा अब आंसर बता। अब इंटरस्टेलर मूवी थोड़ी ना चल रही है हमारे लिए, तो भैया टाइम हर फ्रेम से सेम है, तो हर फ्रेम से सेम है तो तू अंदर बैठ कर टाइम निकाल या बाहर बैठ कर टाइम निकाल, आंसर तो सेम आएगा। अब तू बाहर से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो पैनिक में आएगा, दिक्कत में आएगा। वजह इसके इस ब्लॉक के पास इधर भी एक्सेलरेशन है और ऊपर भी एक्सेलरेशन है, तो बड़ा अजीब सा मोशन हो जाएगा इस ब्लॉक के पास। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इसके रिस्पेक्ट में इधर है और ओवरऑल ऊपर भी है, तो जमीन से देखना बड़ा मुश्किल काम है। तो बेटर रहेगा क्यों ना अंदर जाके बैठ जा, क्योंकि अंदर जाके बैठेगा तो ब्लॉक तुझे बस ऐसा ही जाता हुआ दिखाई देगा। तो अंदर जाके बैठेगा, सूडो फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों को इकट्ठा करके मैंने क्या मान रखा है, जी इफेक्टिव का मेथड। तो क्यों इतना लोड ले रहा है, तो सीधा बोलना सर एक काम करो अंदर जाके बैठो, बात तो वही है, जहां जहां जी था वहां वहां आप जी इफेक्टिव लगा दो। ओके, अंदर से बाहर से आंसर तो सेम ही है, अंदर जाके आंसर निकाल लो, और जैसे ही तू अंदर जाएगा तू बोलेगा मेरे लिए तो सवाल वही है जो पहले था, बस जहां जहां जी था वहां मत जी इफेक्टिव लगा दो, मतलब आंसर विल बी 2L/G + A sin थीटा। खत्म सवाल, क्लियर है। एचसीपी में जो क्वेश्चन है उसमें उसने बोल दिया एक्सेलरेशन की बजाय वेलोसिटी दे दिया, उन्होंने बोला वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो डर मत, वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सेलरेशन 0, मतलब सवाल तो और आसान हो गया सवाल तो और आसान हो गया, क्लियर है। चल लगे हाथ, एक काम और कर, एक सवाल और देख ले ये लिफ्ट वाले सवाल भी जी इफेक्टिव के तरीके से कर सकता है। तो लिफ्ट मतलब तुम लोगों ने ऐसे सवाल देखे होंगे काइनेमेटिक्स में, रिलेटिव मोशन में, कि एक लिफ्ट है और लिफ्ट ऊपर जा रही है, किसी टाइम पर आपने कॉइन को ड्रॉप कर दिया, तो बताओ कब वो जमीन पे गिरेगा। ठीक, अब ये सवाल मैं तुझे एक प्रश्न पूछूं, यहां से मैं कमरे में हूं, मैंने इसको यहां से ड्रॉप कर दिया, बस मेरे को बता नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। तो सीधा बोलेगा सर ड्रॉप किया है, ये सवाल आपने ऐसे समझाया, सर आपने इसको यहां से ड्रॉप किया है और h हाइट नीचे आने पर आप जानना चाहते हो कि कितना टाइम लगेगा, आप सीधा बोलोगे सर नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लो, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्लियर है, t बराबर कितना हो जाएगा 2h/g का अंडर रूट। काफी बच्चे इसको याद भी कर लेते हैं, मैंने कहा ठीक। अब सोच, मैं जिस कमरे में हूं, मान ले कमरा ऊपर हवा में उड़ रहा है, बंद कमरा, मुझे बाहर कुछ दिख ही ना रहा, अब हमें उड़ रहा है, उड़ने दे, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। मैं अब ऐसा बोलूं, मैंने कहा अब बता, मैंने इसको यहां से ड्रॉप कर दिया, तो इस कमरे का एक्सेलरेशन ऊपर ए होता, मैं तो कमरे के अंदर हूं ना, मैं तो जी इफेक्टिव का फंडा लगाऊंगा। मेरी दुनिया में तो जी की वैल्यू G+A है, तू एक्सेलरेशन बता दे, मैं G+A हिसाब से सॉल्व कर लूंगा। इस कमरे का एक्सेलरेशन ऊपर ए होगा तो G+A, नीचे होगा तो G-A। मैंने कहा ठीक है, मान ले कमरा ऊपर एक्सेलरेशन के साथ उड़ रहा है और मैंने यहां से ड्रॉप कर इसको इस मार्कर को यहां से छोड़ दिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं तो अपने हिसाब से कैलकुलेशन लिखूंगा। मेरे हिसाब से कैलकुलेशन मुझे क्या दिखेगा कि अभी तो ये मार्कर ऊपर था और फिर ये मार्कर नीचे आया h हाइट, तो इसका मतलब s
ड्रॉप किया था u0 प्लस हाफ a, एक ही जगह क्या लिखूंगा मेरे लिए जो g है इंटू टी स्क्वायर। तो बिल्कुल उसी प्रकार अगर मैं ऐसा बोलूं, ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेशन के साथ जा रही है जिसकी वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड है, और यहां से कॉइन को ड्रॉप कर दिया कि बता जमीन पे कब टकराएगा, तो बोलेगा सर अंदर जाके बैठ जाओ। अब ये मत कहना कि अंदर जाके बैठ जाओ तो सूडो फोर्स दे दो, क्योंकि अंदर जाके बैठना, सूडो फोर्स देना और mg को ऐड करना, mg और सूडो फोर्स को कंबाइन करना ही g इफेक्टिव है। तो सीधा बोलेगा सर मैं ऐसी दुनिया में आ गया जहां g की वैल्यू जो है ना ऊपर है तो g प्लस 12 है। मैं तो सीधा लिखूंगा सर, मुझे शुरू में दिखाई देगा यहां से ड्रॉप हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी दिखाई देगी 0, और जब ये आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, कॉइन गिरेगा, मुझे जमीन पे जब धड़ाक से गिरता हुआ दिखाई देगा तो मुझे दिखेगा चला है बंदा 24 मीटर नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लिया, s बराबर ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो a है ये तेरा g इफेक्टिव है जिसकी वैल्यू g प्लस a है, मतलब 12 इंटू टी स्क्वायर, ये t बराबर निकल के आ जाएगा 2 सेकेंड। तो अपने काइनेमेटिक्स से भी सवाल करने की कोशिश करना इसको, वहां से भी यही आंसर निकल के आएगा। चलो इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जिसका नाम है मेरे भाई, अब कहां गया, कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, आई होप आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा। कंस्ट्रेंट मोशन अगर मैं यहाँ पे क्विकली आपको रिवाइज कराऊं तो एक चैप्टर आएगा बाद में जो हम लोग पढ़ते हैं वर्क पावर एनर्जी, वहां पर हम लोग देखते हैं कि टेंशन का जो नेट वर्क डन होता है वो 0 आता है। मतलब सर टेंशन का नेट वर्क मतलब सिग्मा टी डॉट एक्स इक्वल टू आता है 0। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में जब ये चीज पढ़ते हैं बच्चों को थोड़ी सी कम समझ में आती है क्योंकि वर्क पावर एनर्जी उन्होंने पढ़ा नहीं होता है, तो इसलिए जस्ट गो फॉर द स्टेटमेंट, बस स्टेटमेंट देखो आप लोग। दैट मींस इसको मैं लिखने जा रहा हूं कि भाई t1 डॉट x1 प्लस t2 डॉट x2 प्लस जितने भी इस प्रकार के जितने भी टर्म्स होंगे बराबर 0। मतलब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो t1 डॉट v1 प्लस t2 डॉट v2 प्लस t3 डॉट v3, जिन लोगों ने पढ़ा है वो बच्चे समझ रहे होंगे, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो थोड़ा पेशेंस रखें, एग्जाम्पल से समझेंगे। इसको अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो t1 डॉट a1 प्लस t2 डॉट a2, इसके जितने भी टर्म है वो बराबर क्या हो जाएंगे मेरे भाई 0। मतलब क्या है, मतलब टेंशन का जो नेट वर्क डन आता है ये हम वर्क पावर एनर्जी में देखेंगे वो होता है 0। उस स्टेटमेंट का फायदा उठा के हम यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट मोशन के सवाल देखने वाले हैं। जैसे कि सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पर एक मास है m1, एक मास है m2, इसका एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ 3 है तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना होगा। ठीक है सर, तो यहां पे सिंपल सी चीज है, तरीका वही पहले वाला, क्या कि सर मान लो कि यहां पे टेंशन T है, अगर यह टेंशन T टी 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 ये रस्सी फिक्स है, यहां पर स्ट्रिंग फिक्स है, टी 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 टी, ये भी T और ये भी T, ये T तो ये 2T। अब कैसे कंस्ट्रेंट मोशन लगाएंगे, ध्यान से देखना। इस मास का एक्सेलरेशन किधर, नीचे, टेंशन किधर, ऊपर। इसका मतलब टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो सीधा देख, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो चुपचाप लगा दे माइनस, क्या टेंशन इंटू A1, A1 की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है सर, प्लस यहां 2T किधर, ऊपर, और इसका एक्सेलरेशन किधर, ऊपर, कितना A2, तो क्या लिखोगे 2T इंटू A2। मैं डॉट प्रोडक्ट लिख रहा हूं, कायदे में देख मेरे को ये लिखना चाहिए T1 डॉट A1 प्लस T2 डॉट A2 बराबर 0। अब यहां T1 डॉट A1 A डॉट B बराबर क्या होता है, A B cos थीटा, यहां पे थीटा हो गया 180 तो cos 180 की वैल्यू होगी -1 प्लस T2 डॉट A2, T2 की वैल्यू कितनी होगी 2T, मैंने 2T लिख दिया, A2 किधर है, ऊपर की तरफ आपने दे रखा है, तो और cos 0, तो इसका मतलब दैट इज इक्वल टू 0। जैसे ही आप यहां पे सॉल्व करोगे TT कॉमन निकल के घर को गया, A2 बराबर निकल के कितना आ गया 3/2। पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा हो सकता है किसी बच्चे को बहुत अजीब सा लगे, लेकिन है बहुत ही आसान, कुछ नहीं, बस याद ये रखना जितने ब्लॉक है ना उतने टर्म्स आएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे सामने ये है, तो सबसे पहले किसी एक जगह पे टेंशन T मान ले, उसने बोला m1 का एक्सेलरेशन दे दिया, m2 का एक्सेलरेशन दे दिया और m3 का आपसे एक्सेलरेशन पूछा है। इसमें आप ये मत सोचिएगा कि सब मास गिवन नहीं है फिर आप कैसे निकाल रहे हो, भाई यही तो कंस्ट्रेंट है। मास गिवन होगा तो ये तो हम थोड़ी देर के बाद करेंगे ही करेंगे, या मास गिवन नहीं है, अगर ये एक्सिस का एक्सेलरेशन नीचे 3 है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, कहानी ये है। ठीक, चलो आप शुरू करते हैं। तो कहानी फिर से वही, मान लो इस रस्सी में टेंशन T है, T रस्सी सेम तो टेंशन T T T T T T T T T T, ये T तो ये T, ये T तो ये 2T। मैंने कहा ठीक है, अब बोलो, बस खत्म कहानी। इसके लिए क्या बोलोगे सर, टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, मतलब माइनस कितना T इंटू 2, ठीक है, एक्सेलरेशन 2 है तो 2 लिख दिया। इसके लिए सर टेंशन भी ऊपर है 2T, मैंने कहा हाँ भैया, और एक्सेलरेशन भी ऊपर है तो प्लस, ठीक है, यहां टेंशन भी ऊपर है और एक्सेलरेशन भी ऊपर है, कितना 4 बराबर 0, खत्म कहानी। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके जो भी आंसर निकल कर आ जाएगा, मैं टाइम सेव कर रहा हूं, सॉल्व करके आप आंसर निकाल लोगे। इसी को बोलते हैं कंस्ट्रेंट मेथड।
ठीक, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन और ले लिया हूं यहां पर ताकि थोड़ा सा और जो है मजा ले सकें सवालों के साथ। 1 मिनट और दे देते हैं हम लोग। जैसे सवाल है, मैं तुझसे कहता हूं ये मास m1 है, ये मास m2 है, बता दो m2 पर कितने एक्सेलरेशन के साथ जाएगा। आप सीधा बोलोगे, मान लो यहां पर रस्सी में टेंशन t है, t 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 t, तो ये भी t, ये भी t, ये t, तो ये हो जाएगा 2t। ठीक है सर, इसके लिए बात करते हैं। अगर आप कंस्ट्रेंट मोशन लिखो तो आप सीधा बोलोगे भैया ऊपर टेंशन नीचे एक्सेलरेशन, मतलब माइनस टेंशन इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है भाई साहब? तो इसके लिए बात करें तो टेंशन भी ऊपर एक्सेलरेशन भी ऊपर, मतलब 2t और t 3t इंटू a डैश बराबर 0, a डैश बराबर -2/3। सिमिलरली यहां पर तो बहुत सारी पुली लगा दी है मैंने, कोई बात नहीं, अब तो मैं सीधा लिखूंगा भाई। देख मेरे हिसाब से शुरुआत करनी चाहिए यहां से। देख शुरुआत ऐसे करो कि t से 2t मिले, 2t से 4t मिले, t/2 ना मिले, ऐसे शुरुआत करो। ठीक, तो आप सीधा बोलोगे सर t, तो यहां भी t, तो ये हो जाएगा 2t, 2t 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 2t। ठीक है, ये 4t, ये 4t, बस खत्म कहानी। अब हो गया सवाल आपका। उसने पूछा है कि इसका एक्सेलरेशन इतना है, इसका एक्सेलरेशन भी दे दिया, इसका एक्सेलरेशन पूछा है, अगर इसका एक्सेलरेशन इतना है तो क्या स्टेटमेंट लिखोगे? आप सीधा बोलोगे 2t इंटू 2, मतलब 2t गुणे में 2, प्लस में टेंशन भी आ गया, एक्सेलरेशन भी आ गया, प्लस इसके लिए 4t गुणे में 3। ठीक है, इसके लिए 4t, एक्सेलरेशन तो पता नहीं किधर है, तो भैया मान ले ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है a डैश। ठीक है, इसके लिए t इंटू 4, बात समझ में आ रही है? सही लिखा मैंने, t इंटू 4, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। दिस इज इक्वल टू 0। आओ इसके बाद बटोरा बटोरी कर लेते हैं। दे t को मैं निकल को घर को गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है, प्लस 4a डैश प्लस 4 बराबर 0। अब जैसे ही मैं इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आ रहा है, 12 4 16, 16 4 20, a डैश बराबर निकल के आ गया -5। ये -5 का मतलब ये हो गया कि इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, और कितना होगा 5। हो सकता है भाई मैंने कोई सिली मिस्टेक कर दी हो, प्लस माइनस की गलती कर दी हो, प्लीज आप इस चीज को जो है कंसीडर करते हुए आप जो है कंसेप्ट को समझिएगा। ठीक, ठीक है सर। दूसरी चीज और, एक चीज और मैं तुझे बता दूं, अगर गलती से सपोज इसका एक्सेलरेशन, ठीक है, मान के चल 10 से ज्यादा आ जाता, मान के चल -15 आ जाता, तो इसका मतलब फिर वो सवाल में ही फिर मतलब समझ जा, फिर क्योंकि एक्सेलरेशन तो नीचे 10 से ज्यादा हो ही नहीं सकता ना, जी से ज्यादा तो नीचे एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता। बात समझ रहे हो? देख इसके अगर तू बीडी बनाएगा, नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा टेंशन, ठीक है, ऊपर टेंशन लगेगा, तो भाई टेंशन कुछ तो होगी ना, तो ओवरऑल जो फोर्स होगा नीचे की तरफ वो mg से तो कम ही आएगा ना, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कभी नीचे 10 से ज्यादा आ ही नहीं सकता। अगर आपका एक्सेलरेशन नीचे 10 से ज्यादा आ रहा है तो भाई साहब जरूर देख लिएगा क्वेश्चन को फिर से, कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं है, या आपने कोई डाटा गलत तो पुट कर नहीं रखा। क्यों एक्सेलरेशन 10 से ज्यादा नहीं होगा? भाई नीचे लग रहा है mg फोर्स और ऊपर लग रहा है t, ठीक कुछ तो होगा ना। अगर t 0 भी हो गया तब भी तो एक्सेलरेशन नीचे g होगा, मतलब 10 होगा, तेरा एक्सेलरेशन 10 से ज्यादा आ गया, इसका मतलब या तो सवाल गलत हो गया, तूने डाटा गलत पढ़ लिया, या फिर हो सकता है कोई दूसरा फोर्स और लग रहा हो नीचे की तरफ, तो इस बात का जरूर ध्यान देना। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने और लिए थे, अब चलते हैं कि सर जब मास दे रखा हो तब हम लोग किस प्रकार से, जब हमको मास दे रखा हो तब हम लोग किस प्रकार से जो है इस चीज को देखते हैं। हाँ, तो अब चलते हैं उन क्वेश्चन की तरफ जिन क्वेश्चंस में आपको मास गिवन होता है, कंस्ट्रेंट मोशन लगाना होता है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं भाई साहब, सपोज इसका मास है 4m, इसका मास है m, मैंने पूछा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। अब ठीक है सर, ओके, देख सही कायदे में अगर सही तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहो तो आपको दिख रहा होगा सर, ठीक है सर, फील आ रही है सर, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। मान लो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a1 है, मान लो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a2 है। मैंने कहा ठीक है, तो जो सही तरीका है सॉल्व करने का, अक्सर किताबों में भी जो गिवन होता है, आप बोलोगे सर इसके बीडी बनाओ, ऊपर लगेगी टेंशन, नीचे लगेगा mg, टी 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 टी, तो ये भी t, ये भी t, तो ये हो जाएगा 2t, और नीचे लगेगा सर 4mg। मैंने कहा करेक्ट है। आप इक्वेशन लिखोगे, इसके लिए आप लिखोगे ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लिखोगे यहां पर? a1। इसके लिए अगर मैं बात करूंगा तो आप लिखोगे नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स बराबर 4m इंटू a2। ये मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो जाहिर सी बात है नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा। ठीक है, तो इक्वेशन अब मेरे पास अननोन तीन है, एक है टेंशन, एक है a1, एक है a2, 3 अननोन मेरे पास है मेरे, लेकिन इक्वेशन मेरे पास 2 है। तो तीसरी इक्वेशन यहाँ पे कहां से आती है? वो आती है यहाँ पे कंस्ट्रेंट मोशन से। आप सीधा बोलोगे सर कंस्ट्रेंट मोशन से अगर आप इक्वेशन लिखोगे, बोले क्या? बोले t इंटू a1 प्लस 2t इंटू a2, प्लस में माइनस लगाना पड़ेगा आपको, माइनस 2t इंटू a2 बराबर 0।
माइनस को लगाना है 2t ऊपर a2 नीचे। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे a1 बराबर निकल के आ जाएगा 2a2। आई थिंक इसके बाद क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। पहला मेथड, सॉरी पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, तीन इक्वेशन, तीन अननोन, इसके बाद सॉल्व करना ही आसान है। ठीक है, अब क्या है इसके बाद, अक्सर काफी बच्चे के अंदर मैंने देखा है वो तीन इक्वेशन तो लिख देते हैं लेकिन सॉल्व करने में उनको दिक्कत आती है। तो उसके लिए फिर एक काम कर, मैं एक बढ़िया से यहां पर एक थोड़ा सा मैथमेटिकल तेरी मदद कर रहा हूं। वो ये है कि सपोज यही मास मैंने फिर से लिया m और 4m, मुझे चाहिए भैया यहां पर एक्सेलरेशन बता दे दोनों ब्लॉक का, a का और b का एक्सेलरेशन बता दो कितना होगा। ठीक, तो इसका एक्सेलरेशन बेसिकली तुम शुरुआती कंस्ट्रेंट इक्वेशन से करो और सबका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ मान लो। मतलब मान ले इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a1 है और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a2 है। तुम कहोगे सर ये क्या बात होगी, ऊपर इसका भी ये, उसका भी ऊपर, इसका भी ऊपर, ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा सर ऐसा थोड़ी ना होगा, एक का ऊपर दोनों का ऊपर, सर एक का ऊपर एक का नीचे होगा। मैंने कहा मुझे भी पता है एक का ऊपर एक का एक्सेलरेशन ऊपर होगा, एक का एक्सेलरेशन नीचे होगा, तो दोनों का ऊपर मान ले, मैथमेटिक्स अपने आप एडजस्ट कर लेगी, मैथमेटिक्स अपने आप फाइनल आंसर निकाल के दे देगी। जैसे इसके बारे में बात करें तो तू सीधा बोल सर जी मान लो यहाँ पे टेंशन टी है, टी 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 टी, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2t। तो शुरुआती कंस्ट्रेंट इक्वेशन से कर क्या, t इंटू a1 प्लस 2t इंटू a2 बराबर 0, t कॉमन निकल के घर को गया, a1 प्लस 2a2 बराबर 0, पहली इक्वेशन। अब सीधा a1 की वैल्यू पुट कर दे। a1 क्या लिखोगे सर, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बटे मास m प्लस ये 2 हो गया इंटू a2, a2 क्या होगा 2t माइनस 4mg बटे 4m बराबर 0। इसके बाद अब तेरी मैथमेटिक्स थोड़ी सी आसान हो जाएगी क्योंकि एक ही लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व करके तुझसे टेंशन निकाल लेगा और टेंशन निकल गया तो अब तो किसी का भी एक्सेलरेशन निकाल सकता है। तो इस प्रकार कंस्ट्रेंट मोशन के सवाल होते हैं। कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस और करने के लिए मैंने यहाँ पे और क्वेश्चन लिए, जैसे 2 सवाल हैं, मैं जल्दी से जल्दी कर देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ। देख कैसे करेंगे सर जी, मान लो इसमें एक्सेलरेशन ऊपर a1, मान लो इसका एक्सेलरेशन ऊपर a2। हमें पता है ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, लेकिन हम दोनों ही ऊपर मानेंगे। इसका फायदा ये है कि हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे क्योंकि पॉजिटिव टर्म्स बहुत ज्यादा आएंगे हमारे पास। ठीक, हमारे पास जैसे यहाँ पे देख समथिंग प्लस समथिंग, समझ रहा है ना, अगर ये माइनस आ जाता तो कैलकुलेशन मिस्टेक में थोड़ी सी होने के चांसेस थे। अगर समथिंग प्लस समथिंग है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन आसान होते हैं। तो अब तो सीधा बोलेगा सर जी ठीक है शुरू हो जाओ, मान लो यहाँ पे टेंशन टी है, टी 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 टी, ये भी टी, ये भी टी, ये भी टी, ये भी टी, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2t। ठीक है सर शुरू हो जाओ। सर t इंटू a1 प्लस ये 2t और ये t, 3t इंटू a2 बराबर 0, t कॉमन निकल के घर को गया तो सीधा बोलेगा a1 प्लस 3a2 बराबर 0। बस हो गया सवाल। अब वैल्यू पुट कर दे। a1 क्या लिखेगा इसका एक्सेलरेशन, सर ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बटे इसका मास m प्लस 3। a2 क्या लिखेगा, a2 इसका एक्सेलरेशन, सर ऊपर वाला फोर्स जो कि 3t है माइनस नीचे वाला फोर्स जो कि 4mg है बटे टोटल मास जो कि 4m है इक्वल टू 0। ठीक, अब इसके बाद आप सॉल्व करके आप यहाँ पे क्वेश्चन से सॉल्व करके आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। वही अगर मैं आपसे पूछूं इसके बारे में बताओ, तो मैंने यहाँ पर मास के वैल्यूज भी दे दी है कि इसका मास 10 किलोग्राम है, इसका मास 20 किलोग्राम है, देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। तो सीधा बोलेगा सर जी देखो नीचे लगेगा 200, इधर लगेगा mg sin थीटा जिसकी वैल्यू हो जाएगी 50, टेंशन मान लो t, नहीं टेंशन यहां t मान लो टी 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 टी, तो ये हो जाएगा 2t। इसका एक्सेलरेशन मान लो इधर a1, इसका एक्सेलरेशन मान लो ऊपर a2। आपकी क्वेश्चन क्या आएगी, आप सीधा बोलोगे सर t इंटू a2 प्लस 2t इंटू a1 बराबर 0, दैट मींस a2 प्लस 2a1 बराबर 0। अब आप वैल्यू पुट कर दो। a2 मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, t माइनस 200 बटे 20 प्लस इसका एक्सेलरेशन a1 क्या लिखोगे, उधर वाला फोर्स जो कि 2t है माइनस इधर वाला फोर्स जो कि mg sin थीटा था 50 है बटे mg sin थीटा 50 कैसा है, mg की वैल्यू 100 है, sin 30 हाफ होता है बटे टोटल मास 10 बराबर 0। सॉल्व करोगे टेंशन आ गया, टेंशन आ गया, हर बंदे का एक्सेलरेशन आ गया। मतलब तू समझ, अब कितने भी सारे ब्लॉक हो तेरे सामने तू कर सकता है। सपोज मैंने शायद एक आध सवाल और लिया था, एक बार वो देख लेते हैं, एक आध सवाल और लिया था। सपोज एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि 2 किलोग्राम 6 किलोग्राम और 4 किलोग्राम के मैंने 3 मास ऐसे लटका दिए हैं। मैंने बोला भैया बता दे इनका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो सीधा बोलेगा सर जी मान लो इसका एक्सेलरेशन ऊपर a1 है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर a2 है और इसका एक्सेलरेशन मान लो ऊपर a3 है। ये t t t 2t 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 4t 40 40 40। मैंने कहा ठीक है। अब कंस्ट्रेंट मोशन 40 इंटू a1 प्लस 2t इंटू a2 प्लस t इंटू a1, टेंशन कॉमन निकल के घर को गया 6 इंटू a1, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, t इंटू a1 मतलब a1 बराबर 0। उसके बाद वैल्यूज पुट कर दो जैसे थोड़ी देर पहले किया था, सॉल्व करके आंसर निकाल लो। आगे बात समझ में, ठीक है। अब कंस्ट्रेंट मोशन के कुछ सवाल और होते हैं जैसे कि ये वाले जो इससे और अच्छे से हो जाते हैं इस मेथड से। टेंशन का डॉट प्रोडक्ट एक्सेलरेशन के साथ क्या होगा भाई साहब,
0। अब मैं तुझसे बोलूं 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक है जो नीचे ए एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, ए की वैल्यू 4 है, यहां पर एक पुली है जिसको फिक्स कर दिया और यहां पे एक रिंग है, तो बताओ रिंग का एक्सेलरेशन आगे कितना होगा। तो ऐसे सवाल भी इससे बहुत अच्छे से हो जाते हैं। कैसे? तुम बोलोगे सर इसकी एफबीडी अगर आप बनाओगे तो इधर लग रहा होगा टेंशन T और इधर लग रहा होगा टेंशन T। मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल। तो सर टेंशन का डॉट प्रोडक्ट एक्सेलरेशन के साथ, इधर T इधर A डैश, तो इसका डॉट प्रोडक्ट होगा T डॉट A डैश, मैंने कहा ठीक है, प्लस T डॉट A बराबर 0। जितने बंदे, याद रखना जितने बंदे उतने टर्म, यहां पे 2 बंदे, एक है ये एक है ये, तो 2 टर्म आ गए। चल इसके लिए क्या लिखोगे? इसके लिए आप लिखोगे T इंटू A डैश इंटू कॉस 37। ठीक है भाई साहब, डॉट प्रोडक्ट आपने लिख लिया। एक्सेलरेशन इधर है, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ दे रखा है और यह कहानी लपेट देगा यहां पर कि भाई साहब ये हॉरिजॉन्टल रॉड है, इसके अंदर रिंग फंसा रखा है, इसका मतलब रिंग हॉरिजॉन्टल रॉड के अलॉन्ग ही मूव कर सकता है, इसका मतलब रिंग केवल एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है। इस तरह की वो कहानी लपेट देगा, तो उसको संभाल लेना। इधर टेंशन हो गया, ठीक है सर, ए डैट, तो मैंने ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा लगा दिया। अब बात आ जाओ इस पर, टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, माइनस क्या लिखोगे? T इंटू 4 बराबर 0, टी कॉमन निकल के गया, ए डैश बराबर आ गया 4 बटे कॉस 37। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल देख तेरे क्लास नोट्स में कराए गए होंगे, मैंने भी क्लास में खूब भर भर के कराए हैं, आपने जिन सर से पढ़े होंगे उन सर ने भी खूब सवाल भर भर के कराए होंगे, नहीं तो मॉड्यूल में किताबों में खूब मिलते हैं, उन सवालों को भरपूर लगाओ, इसी तरीकों को याद रखो। ये तरीका काफी अच्छा तरीका है डॉट प्रोडक्ट वाला, इसमें याद करने की चीजें भी कम है और एकदम रिटेन भी हो जाता है। जैसे एक सवाल और है, सेम तरीका फॉर वेलोसिटी के लिए लगाते हैं हम लोग, ये नहीं केवल एक्सेलरेशन के लिए ही लगाए, वेलोसिटी के लिए भी हम लगा देते। जैसे यहाँ पर पूछा जाए कि ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, अगर ये ब्लॉक आगे 4 से जा रहा है तो ये ब्लॉक कितने से जाएगा, तो तू सीधा बोलेगा सर जी देखो एफबीडी बना लो, इधर लग रही होगी इस पे टेंशन पीछे की तरफ T और इस पे लग रही होगी टेंशन इधर T, तो टेंशन डॉट V2 इसके लिए प्लस इसके लिए टेंशन डॉट V1 का टर्म बराबर क्या करना है? 0। हाँ तो स्टेटमेंट लिख देते हैं। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? T इंटू V2 इंटू कॉस 37, इसके लिए क्या लिखेगा? माइनस टेंशन पीछे वेलोसिटी आगे, T इंटू 4 बराबर 0। जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो यहां से V2 निकल के आ जाएगा 4 बटे कॉस 37। डाटा पे मत जाइएगा, डाटा मैंने ऐसे ही लिख दिया है रफली, लेकिन आई होप तुझे ये वाला कंस्ट्रेंट वाला मोशन समझ में आया होगा। ये होता है तेरा रस्सी का कंस्ट्रेंट। इसी के बाद एक और आता है जिसको बोलते हैं वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट अक्सर आमतौर पे उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक, लेकिन इसमें बस कुछ चीजें हैं जो काम की आपको याद रखनी है। वो वेज कंस्ट्रेंट क्या है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, ठीक है। तो वेज कंस्ट्रेंट ये कहता है, देख मान के चल सपोज ये एक हमारे पास वेज है, ठीक है भाई साहब वेज है, ये डॉटेड लाइन मैंने ऐसे खींच दी है और यहां पर सपोज मैंने एक बॉडी दे दी है, ये मैंने तो स्टॉपर लगा दी है। स्टॉपर का मैंने इसलिए लगाया है ताकि मैं बोल सकूं ये गुलाबी वाली बॉडी मूव करेगी तो केवल इस डायरेक्शन में ही मूव करेगी, ठीक है सर। अब देख ध्यान से देख, अब अगर सपोज ये नीचे हरा वाला जो वेज है, इसको देख मैं अगर आगे मूव कराऊंगा, सपोज इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, ये देख कुछ ज्यादा ही आगे ले गया मैं इसको, ठीक है, कुछ ज्यादा ही आगे ले गया मैं इसको, है ना। देख आराम से देख ले, ये ले ना, अब जाएगा शायद। देख अगर मैं इसको आगे लेके जाऊंगा तो जाहिर सी बात है इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, ये नीचे की तरफ आएगा। मतलब यही है वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट का मतलब यह है कि सर ध्यान से देखना यहां पर कि सर यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि दोनों बॉडी के कांटेक्ट में, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं यहां पर समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों बॉडी, ये जो दो बॉडी है इनका कॉमन नॉर्मल कौन सा है? मैं कहूं भैया ये दोनों बॉडी का कॉमन नॉर्मल है, जिसको मैं गुलाबी पेन से दिखा देता हूं, ये कॉमन नॉर्मल है, ठीक है सर। तो सर एक बात बताओ, क्या कॉमन नॉर्मल के अकॉर्डिंग, सॉरी कॉमन नॉर्मल की तरफ क्या रिलेटिव मोशन हो सकता है? क्या सोचो, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक। बोले ये बात तो सही है सर, ठीक। कंडीशन का मतलब यही हो गया, ऐसा थोड़ा है कि ये बैच जो है इसके अंदर जाके घुस जाएगा, ये जो ऊपर है उसके अंदर घुस गया नॉर्मल की तरफ से, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक। तो हाँ वो अलग केस है कि तूने इसको पकड़ के एकदम आगे खींच के ले गया, उसको हवा में छोड़ दिया, वो अलग चीज है, ठीक है, वो बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे तो फिर जो है ऐसे तो हम लोग वर्टिकल में भी देख लेते हैं कि मैं अपना हाथ रखूं और यहां पर एक मास रखूं और मैं हाथ को नीचे अगर एक्सेलरेशन जी से ज्यादा ले जाऊं तो ये हवा में आ जाता है। वो चीज अगर मैं हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो तू मुझे ये बता, अगर मैं इसको ऐसे ही हाल पे छोड़ दूं, इसको इसकी इसी हाल पे छोड़ दूं, तो ये बैच इधर मूव करेगा और ये नीचे की तरफ आएगा। बोले बिल्कुल नीचे की तरफ आएगा। तो मुझे एक बात बता, क्या अलोंग द कॉमन नॉर्मल की तरफ, अलोंग द कॉमन नॉर्मल क्या कोई भी रिलेटिव मोशन होगा क्या? बोले नहीं होगा, नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया हवाई वाली चीजें मैंने मना कर दी है, दूसरा उसके अंदर घुसेगा वो है नहीं, तो इसका मतलब करना कुछ नहीं है, कॉमन नॉर्मल की तरफ तुझे रिलेटिव मोशन जीरो करना है। मतलब सवाल यहां पर ऐसे पूछे जाते हैं कि अगर ये वेज आगे ए एक्सेलरेशन के साथ A1 एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है तो भैया हमें ये बता दो कि ये जो गुलाबी वाली चीज है ये नीचे कितने एक्सेलरेशन के साथ आ रही होगी। सवाल ये पूछा जाता है पॉइंट 8। तो आपको करना क्या है? करना ये है कॉमन नॉर्मल की तरफ दोनों बॉडी के एक्सेलरेशन के कंपोनेंट निकालो और दोनों को बराबर कर दो। जिन बच्चों को अक्सर इस चीज में डाउट रहता है वो बस एक लाइन ये याद रखे जो मैं बोलने जा रहा हूं, क्या? कॉमन नॉर्मल की तरफ एक्सेलरेशन के कंपोनेंट बराबर कर दो, खत्म। कॉमन नॉर्मल की तरफ एक्सेलरेशन के कंपोनेंट बराबर कर दो। जैसे कि अब तो ध्यान से देख, हाँ सर ये वाला एक्सेलरेशन इसका A1 था बैच का, मैंने कहा हाँ, तो इसको मैं यहां लगा दे रहा हूं, देख यहां से थोड़ी अच्छी भगा, यहां से इसको डिलीट, ये ले। मैंने बोला इसका एक्सेलरेशन इस तरफ A है, A1 है, ठीक है सर A1 है। अब तू ध्यान से देख, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, मैंने कहा हाँ भैया ये एंगल भी थीटा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है सर। तो अगर इधर A1 है तो A1 का कंपोनेंट इधर कितना जाएगा? A1 साइन थीटा, कॉस थीटा नहीं जाएगा क्योंकि यहां पे एंगल 90 माइनस थीटा है, ठीक है सर। A1 साइन थीटा, A1 का मतलब इस हरे वाले बैच का एक्सेलरेशन इधर आ गया A1 साइन थीटा। ये गुलाबी वाला बैच ये नीचे कितने से जा रहा है? सर ये जा रहा है सर नीचे A2 से, बना ले नीचे चाहे तो, ये ले भाई साहब नीचे A2 से जा रहा है ये। तो अगर ये नीचे A2 से जा रहा है तो कॉमन नॉर्मल की तरफ कितने से जा रहा है? सर इसका एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ A2 है तो इधर कितना होगा? ये एंगल थीटा है, तो सर इधर हो जाएगा A2 cos थीटा। अब सर ये वाला जो एक्सेलरेशन है A1 साइन थीटा और ये वाला जो एक्सेलरेशन है A2 cos थीटा, सर ये दोनों एक्सेलरेशन क्या हो जाएंगे? बराबर। क्यों बराबर हो जाएंगे? क्योंकि भाई साहब कॉमन नॉर्मल की तरफ कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, इसीलिए इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? बैच कंस्ट्रेंट। आई बात समझ में? जल्दी से अगर किसी को डाउट है तो खोपचे में लिखो बॉडी, लिखो कॉमन नॉर्मल की तरफ एक्सेलरेशन के कंपोनेंट लो और बराबर कर दो, बस एक ही लाइन है, खोपचे में लिख ले। एसकेसी मतलब समझ गए होगे, एस फॉर वी ऑल सलीमियंस, खोपचा कंसेप्ट लिख ले। कॉमन नॉर्मल की तरफ दोनों बॉडी के एक्सेलरेशन को बराबर कर दो, बस खत्म बात, ठीक है। दोनों एक्सेलरेशन के कंपोनेंट को बराबर कर दो। क्लियर है भाई साहब? चलो इसके बाद कुछ ये क्वेश्चन है एचसीबी के, आई थिंक अब तो आपको बहुत ही आसान लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, अब तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि अरे सर ये तो बहुत ही आसान सवाल है। ये सेम इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस करा दिए हैं। तो बेटा न्यूटन ऑफ मोशन में इतना ही था जितना मुझे बेसिकली, हमें सही बात तो ये है कि टाइम कंस्ट्रेंट तो 30 से 50 मिनट के बीच का ही है, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है कि टाइम चैप्टर इतना बड़ा होता है, जब मेन क्लास में पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, 10-10 लेक्चर लग जाते हैं हमको उसको पढ़ने में, तो वो चीज़ ऐसे 30-40 मिनट हवा में तो पूरी नहीं होती है, लेकिन ठीक है विद इन आई थिंक आज भी शायद इसको 1.5 घंटा लग जाएगा, इस लेक्चर को 1.5 घंटा लग गया है शायद। तो ये हमारा समाप्त हुआ। आप इसको इतना ही पढ़ें जितना मैंने आपको बताया, जिन जिन बातों पर मैंने फोकस किया उन बातों पर विशेष ध्यान दें, और जो है बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे किस चैप्टर को लेके, फ्रिक्शन को लेके। और तब तक जो है टिके रहिए, जुड़े रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, और हाँ बाकी तो आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। टेक केयर।